एक काम करो ना, ये जो इसका प्लग है इसको यहाँ पे लगा दो, मेरा चार्जर लैपटॉप पर निकाल दो। हाँ एक्चुअली मुझे फोन लगाना पड़ेगा। फोन मेरा सर थोड़ा सा। हाँ। सर ये मेरे बड्स में जो है कनेक्टेड माइक दिखा रहा है, नॉट कनेक्टेड ऑडियो, माउस कीबोर्ड पेन ऑडियो, सर ये सब पता नहीं क्या दिख रहा है। और सर आवाज भी नहीं आ रहा है इसमें। हाँ लैपटॉप मेरा इनफ चार्ज है अभी के लिए। भाई एक बार ब्लूटूथ डिवाइसेस की सेटिंग में चले जाओ और थोड़ा सा देख लो, सेटिंग सेटअप कर लो। ठीक है। अगर गर्मी नहीं लगे उसको बंद ही कर दो, शोर बहुत कर रहा है। अगर नीड कर रहा हो तो करो, नीड नहीं। ठीक है तो बंद कर दो, थोड़ा सा शोर कर रहा है। ठीक है। तो हमने कल कहाँ पे फिनिश किया था? कल हम एक्सेस मॉडिफायर हम पढ़ने जा रहे थे। ठीक है। तो हम वहीं से कंटिन्यू करते हैं। उससे पहले किसी कोई डाउट तो नहीं है? किसी को कोई डाउट? हेलो। अरे यार ये क्या हो गया? यार दिमाग खराब हो रहा है। उस दिन बता फोन लगाया तुमने, बताया भी नहीं। चलो ठीक है, बाय, बात बंद कर लो। अरे यार नेट डिस्कनेक्ट हो गया था। सॉरी नेट डिस्कनेक्ट हो गया था मेरा। मैं वहाँ बोले जा रहा हूँ, बस देखा नेट ही नहीं कनेक्ट। स्क्रीन विजिबल है? जी सर। आवाज प्रॉपर आ रही है? जी सर। रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। ठीक है। हम एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। अरे ये हमारे एक्सेस मॉडिफायर्स देखो होते क्या हैं। एक्सेस मॉडिफायर्स जो होते हैं कि वो हमारे वेरिएबल्स जो होते हैं या वेरिएबल्स पे रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं। वेरिएबल्स हैं या हमारे मेथड्स हैं, उन पे रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं और उन पे थोड़ा सा रूल और रेगुलेशन अप्लाई करते हैं कि वो कहाँ तक एक्सेस हो सकते हैं, मतलब कहाँ कहाँ पे उनको हम उनका यूज कर सकते हैं और कहाँ यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो एज पर आवर नीड वी यूज एक्सेस मॉडिफायर्स। ठीक है। कि कहाँ पे किस चीज की, बेसिकली यहाँ पे हमारे पास अ, 6 प्रकार के एक्सेस मॉडिफायर्स होते हैं। कौन कौन से हमारे? पहला पब्लिक होता है। ठीक है। फिर हमारा प्राइवेट होता है, प्रोटेक्टेड होता है, इंटरनल होता है, इंटरनल प्रोटेक्टेड होता है, प्रोटेक्टेड इंटरनल होता है। ठीक है। इसमें इसी है क्या? इंटरनल प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड इंटरनल, एक इंटरनल प्रोटेक्टेड।
एक मिनट। टेबल नहीं है। ये सही है। पाँच। इसमें यहाँ जाते हैं, इसको यहाँ यूज कर लेते हैं। ओके। इसमें हमारा ये प्रोटेक्ट इंटरनल प्राइवेट वेबसाइट नहीं था। हेलो। हाँ, कुछ अच्छा क्लास ले रहे थे यार, मैं तुम्हें थोड़ी देर में करता हूँ। ठीक। हाँ, हो रहा है आज। ठीक है, तो ये हमारे एक्सेस मॉडिफायर्स आ गए। मैं दोनों टेबल अभी रखता हूँ, बाद में रिमूव कर दूंगा एक। हम वन बाई वन देखते हैं कि होता क्या है, कहाँ पे कैसे कौन सा एक्सेसिबल होता है। पहला हमारा एक्सेस मॉडिफायर होता है पब्लिक। तो पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर क्या होता है? makes the class or members accessible from anywhere in the program। एक हम अगर कोई मेथड या कोई भी हम वेरिएबल जो है उसको मेंबर को क्लास को अगर हम बना रहे हैं पब्लिक टाइप का, तो हम उसको पूरे प्रोजेक्ट में इंटायर प्रोजेक्ट में कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। चाहे क्लास हो या कोई मेंबर हो, हम उसको हर जगह एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। एंड एनी क्लास मेथड और ऑब्जेक्ट कैन एक्सेस इट। कोई भी एक्सेस कर सकते हैं, जो मैंने बताया। when you want everyone to able to use और access a part of code, ठीक है, तो हम इसका यूज करते हैं। जैसे हमारा जो नॉर्मल हम क्लास डिफाइन कर रहे हैं, वो कैसी है, कार हमारी जो कार जो है वो पब्लिक टाइप की है, तो हम उसको इंटायर प्रोजेक्ट के अंदर कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। फिर हमारी आती है प्राइवेट टाइप की। तो प्राइवेट क्या होता है? मेक्स द क्लास और मैथ और मेंबर एक्सेसिबल ओनली विद इन
इट्स ओन क्लास। मतलब एक क्लास के अंदर तुम किसी एक क्लास को, या अगर तुम पब्लिक टाइप का प्राइवेट टाइप का बना रहे हो, या उसके अंदर के मेंबर को, तो वो सिर्फ क्लास के अंदर ही गेट हो सकता है, उसके अदर, उसके आउटर साइड में कहीं भी नहीं। नो अदर क्लास और मेथड आउटसाइड दिस क्लास कैन एक्सेस इट। ठीक है, इसको कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता है। यूज कब करते हैं? when you want to hide or protect certain data or functionality, so that you can only be used inside the class where it's defined. Sorry. तो ये हमारी क्लास है। हम इस क्लास के अंदर हमने प्राइवेट टाइप का वेरिएबल ले लिया है और प्राइवेट टाइप का हमने मेथड ले लिया है। ठीक है, तो ये दोनों बाहर एक्सेसिबल नहीं होंगे। अगर हम इसको ऐसे कार का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं और कार का ऑब्जेक्ट डॉट मॉडल गेट कर रहे हैं अगर ये हम, तो ये गेट नहीं होगा, ये एरर थ्रो करेगा हमारा। ठीक है, ये दोनों चीजें यहाँ पे एरर थ्रो करेंगी। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ मैं दे दूंगा, ट्राई करते रहना, और एरर देगा ये। ठीक है, देन आते हैं हमारे प्रोटेक्टेड क्लास। प्रोटेक्टेड क्लास में क्या होता है? प्रोटेक्टेड मेथड्स में क्या होता है? मेक अ मेंबर एक्सेसिबल विद इन इट्स ओन क्लास एंड एनी क्लास दैट इनहेरिट्स फ्रॉम इट। मीन्स क्या है कि हमसे किसी क्लास में अगर हम बना रहे हैं प्राइवेट प्रोटेक्टेड टाइप का, तो वो क्या, वो उसके पेरेंट में होगा और उसके चाइल्ड में होगा जिसने उसको इनहेरिट किया है। जैसे व्हीकल क्लास में हमने एक टाइप बनाया है, एक स्ट्रिंग जो है वेरिएबल, उसको बनाया प्रोटेक्टेड टाइप का। ठीक है, और जब उसको कार के अंदर हमारी व्हीकल क्लास को इनहेरिट कर रहे हैं कार क्लास में, देन हम उसको यूज कर सकते हैं, बट इसके आउटसाइड हम यूज नहीं कर सकते हैं। सिर्फ इस क्लास के अंदर हम यूज कर पाएंगे, या हम इस क्लास के साथ में हम यूज कर पाएंगे, उसके अलग हम यूज नहीं कर पाएंगे। यहां पे हम यूज कर ले रही है। ठीक है, अब हमारा देन आता है इंटरनल। इंटरनल क्या करता है? मेक्स द मेंबर एक्सेसिबल ओनली विद इन द सेम प्रोजेक्ट और असेंबली। जो हमारा इंटरनल होता है, ये एक प्रोजेक्ट या तो सेम प्रोजेक्ट में और सेम असेंबली में एक्सेसिबल होता है। इट कैन नॉट बी एक्सेस्ड फ्रॉम आउटसाइड द प्रोजेक्ट। किसी प्रोजेक्ट के बाहर से एक्सेस नहीं कर सकते हैं। हम कब यूज करते हैं इसको? when you want to keep certain part of your code available only to the project but hidden from code in the project in other project। ठीक है, अगर हम कोई जो हमारा प्रोजेक्ट है उसको हम किसी अदर प्रोजेक्ट में यूज कर रहे हैं, तो हम उसके बाहर उसको अगर गैस मतलब ऐसा चाहते हैं कि बाहर ना गेट कर सके, तो उस टाइम पे हम किसी क्लास को, हम किसी मेथड को किस टाइप का बनाते हैं? इंटरनल टाइप का बनाते हैं। फिर आता है हमारा प्रोटेक्टेड इंटरनल टाइप का। सबकी लिमिटेशंस हैं कि हम कहां से कहां तक एक्सेस कर सकते हैं। तो हम अकॉर्डिंग टू डेटा कि हमें कैसा डेटा कहां पे दिखाना है, कहां पे नहीं दिखाना है, हम ये एक्सेस मॉडिफायर्स यूज करते हैं। ठीक है, ये मॉडिफाई करता है या उसके एक्सेस लेवल को। देन हमारा था प्रोटेक्टेड इंटरनल। ये क्या करता है? कंबाइंस प्रोटेक्टेड एंड इंटरनल। जो प्रोटेक्टेड और इंटरनल दोनों जो क्लास, दोनों जो फीचर्स होते हैं, दोनों एक्सेस मॉडिफायर्स होते हैं, उनको कंबाइन करते हैं। दिस मींस दैट द मेंबर इज एक्सेसिबल विद इन द सेम प्रोजेक्ट एंड बाय क्लास बाय चाइल्ड क्लास। मतलब कि सेम प्रोजेक्ट के अंदर एक्सेसिबल हो सकता है, या कहां पे होगा? जहां पे हमने उसको किसी चाइल्ड में एक्सेस कर रखा है। ठीक है, जो हमारा प्रोटेक्टेड काम करता है, प्रोटेक्टेड और इंटरनल, ये दोनों काम करेगा वही। जैसे कि हमने यहाँ पे एक प्रोटेक्टेड इंटरनल टाइप का बनाया और हमने उसको चाइल्ड में गेट कर लिया। ठीक है, फिर हमारा तो प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। तो ये प्राइवेट और प्रोटेक्टेड दोनों की फीचर्स एक साथ प्रोवाइड करता है कि वो प्राइवेट रहेगी लेकिन प्रोटेक्टेड रहेगी। ठीक है, तो यही हमारा चाइल्ड में उसकी गेट होगा, उसके आगे नहीं होगा। तो ये यहाँ पे चार्ट के द्वारा बताया गया है। मैं इसको हटा दे रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे हमारा डिक्लेयर्ड क्लास है, अदर क्लास है,
डिलीवर्ड डिराइव्ड क्लास है, अदर क्लास है, जैसे कि हमारा यहाँ पे था, थोड़ा सा इससे समझ लेना। डिक्लेयर्ड क्लास क्या है, विद इन द क्लास है, अदर क्लास क्या है, विद इन क्लास इन सेम नेम, ठीक है। और हमारा नॉन चाइल्ड ऑफ सेम स्पेस, सेम नेम स्पेस, डेराइव्ड क्लास जो हमारा हो जाएगा, ठीक है। और देन हमारा क्या आता है, विद इन चाइल्ड क्लास अदर नेम स्पेस। ये अगर से हेडिंग इसमें अगर कंफ्यूजन हो तो वो यहाँ से दे सकते हो। सेम असेंबली मतलब सेम प्रोजेक्ट, अदर असेंबली मतलब दूसरा नेम स्पेस हो गया, सॉरी यहाँ दूसरा नेम स्पेस हो गया, असेंबली यहाँ पे नेम स्पेस हो जाते हैं, ठीक है। डिक्लेयर्ड क्लास मतलब जो मेन क्लास जो हमारी होगी वो, अदर क्लास जो नॉर्मल क्लासेस होती है, डेराइव्ड क्लास जो हमारी चाइल्ड क्लास होगी, ठीक है। तो ये उसमें जहां पे यस लिखा हुआ मतलब वो एक्सेसिबल है, जहां पे नो लिखा है मतलब वहां पे एक्सेसिबल नहीं है। तो ये उनकी, ये भी नया फीचर ऐड हुआ है सी शार्प 7.2 में। तो ये पहले जो मेरा पुराना का कोड था ये उसमें नहीं था, ठीक है। तो मैं दोनों इसमें छोड़ रहा हूं उसको, किसी को अगर डाउट हो यहाँ से तो हेडिंग्स यहाँ से दे सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ डिफॉल्ट चीजें हैं। बाय डिफॉल्ट ऑल मेंबर आर प्राइवेट, ठीक है। सारे मेंबर अगर हम कुछ डिफाइन नहीं कर रहे हैं तो प्राइवेट रहेंगे, और जितनी क्लासेस होंगी वो हमारी इंटरनल टाइप की होती हैं, ठीक है। ये डिफॉल्ट है, अगर आप क्लास बना रहे हो, जैसे कि हम कोई भी क्लास बनाते हैं नॉर्मल, तो डिफॉल्ट यहाँ पे इंटरनल लिख के आ जाता है। अगर हम यहाँ पे नहीं देंगे तो भी ये क्लास हमारी इंटरनल टाइप की रहेगी, ठीक है। क्लियर है। और सेम हमारा ये जो है, ये भी हमारा क्या रहेगा, प्राइवेट टाइप का रहेगा। क्लियर। एक्सेस मॉडिफायर में क्या कोई डाउट है किसी को, क्या होता है, क्या क्या यूज है। डाउट है किसी को, नहीं है, चलो। हेलो, कोई बोल रहा है, ठीक है। देन हमारा आता है एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या होता है, एक्सेप्शन हमारी कुछ टाइप की एरर्स होती हैं, ठीक है। तो प्रोग्राम में जब हम कुछ रन कर रहे हैं, कुछ कोई कोड रन कर रहे हैं, तो वहां पे कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस आती हैं। तो वो एक्सेप्शंस होती क्या है, कैसे कैसे उनको हम ओवरकम करते हैं, उनको हम वो देखते हैं। एक्सेप्शंस आर सम रन टाइम एरर्स। जैसे हम नॉर्मल जो कोड लिखते हैं, अगर हम नॉर्मल ये लिखते हैं और यहाँ पे ये जो एरर आ रही है, ये हमारी कौन सी है, ये हमारी कंपाइल टाइम पे ही है, ये रन टाइम पे नहीं है, ठीक है। अभी हम कोड कंपाइल कर रहे हैं, उसी टाइम पे हमारा एरर आ गया। और जो हमारा रन टाइम पे एरर आता है, जब हम प्रोजेक्ट को रन कर रहे होते हैं उस टाइम पे जो एरर आता है, वो हमारी होती है एक्सेप्शन। एक्सेप्शन यहाँ पे टाइप ऑफ एक्सेप्शन होते हैं। तो क्या होती हैं, exceptions are some runtime errors that is generated by reason of wrong code execution at the runtime। जब हम कोई प्रोजेक्ट रन करवा रहे होते हैं उस टाइम पे कोई एरर अगर एग्जीक्यूट होती है तो हमारी वो रन टाइम एरर होती है। exceptions are some unwanted errors generated at run time, ठीक है। जो हमारी कंपाइल टाइम पे नहीं होती है, रन टाइम पे होती हैं, वो एरर्स हमारी होती हैं एक्सेप्शंस। अब जैसे कि मैं एक स्ट्रिंग टाइप का एक एरे ले लेता हूं, ARR इक्वल्स टू
अरे और मैं क्या कर रहा हूँ, कंसोल डॉट राइट लाइन, और अभी हमारे यहाँ पे एरे के इंडेक्स कितने बन रहे हैं, 2, 0 और 1, ठीक है। लेकिन हम क्या करते हैं, ए आर हम 3 को गेट करना चाहते हैं, ठीक है। अभी हमारा कोई एरर नहीं है यहाँ पे, तो हम रन करते हैं इसको। ये यहाँ पे इसने एरर दे दी। ये पढ़ने में आ रहा है, क्या दे रहा है, ये एरर दे रहा है। कहां से दे रहा है, सिस्टम डॉट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज एक्सेप्शन। ये एक एक्सेप्शन बन रही है कि जो हमारा इंडेक्स आउट ऑफ इंडेक्स वाज आउटसाइड द बाउंड ऑफ द एरे, जो एरे का बाउंड्स था उसके बाहर जा रहा है। कहने का मतलब क्या है कि जो हमारा एक्सेप्शन, ये एरे का लिमिट क्या था, यहाँ पे हमारा दो ही वो था, 0 और 1 का इंडेक्सिंग। हम यहाँ पे 0 लिखते या 1 लिखते, ठीक है। तो 0 पे हमें ये मिलता, 1 पे हमें XYZ मिलता, लेकिन हमने कितना लिख दिया, 3। तो ये क्या हो गया कि एरर, एक एक्सेप्शन बन गई, ठीक है। ये एक्सेप्शन का नेम है हमारा, इंडेक्स आउट ऑफ रेंज एक्सेप्शन, ठीक है। ये हमारी एक्सेप्शन हो गई। तो इन्हें हम कहते हैं एक्सेप्शन, और ये जो हमारी रन टाइम एक्सेप्शन होती है। जब ऐसे यहाँ पे देखना, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आ रही, हमारा प्रोजेक्ट सही से, पूरा कोड सही है, लेकिन हम रन करेंगे वो तब बताएंगे कि ये एरर है। तो हम इनको बोलते हैं एक्सेप्शंस, ठीक है। इनके लिए कुछ प्री डिफाइंड एरर्स होती हैं जिनको थ्रो होता है। जब कोई ऐसी कोई एरर आती है तो एक्सेप्शन थ्रो होती है। जैसे अरे हमारा इंडेक्स आउट ऑफ द बॉक्स गया, तो देन वो हमारा एक हमारा आउट ऑफ द रेंज का एक एक्सेप्शन आया, ठीक है। तो ये हमारी एक्सेप्शन होती है। एक्सेप्शंस कैन बी जनरेटेड बाय रॉन्ग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिस्टोर्स रॉन्ग एंट्रीज बाय यूजर, ठीक है। कभी कभी होता है कि हम कोई गलत रिसोर्स एंटर कर रहे हैं तब होता है, या जो हमारा यूजर है, जो हमारी वेबसाइट पे अपलोड हो गई, उसने कोई रॉन्ग इनपुट दिया, उसके बेस पे यहाँ पे हो गया। तो उन सब चीजों में हमारा सिस्टम जो है एरर देता है, ठीक है। समझ में आया क्या है एक्सेप्शन? नहीं समझ में आया? जी सर, जो समझ गए। जो हमारी रन टाइम पे एरर होती है वही हमारी एक्सेप्शन होती है, ठीक है। अब जब एक्सेप्शन होती है तो उनकी हैंडलिंग भी होती है, कि अब ऐसा तो नहीं कि कोड एरर आ रहा है हम छोड़ दे रहे हैं, ये नहीं होगा। तो जो एक्सेप्शन होती है उनको हैंडलिंग की, उनकी हैंडलिंग होती है, तो उसको हम बोलते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग। उनमें होता क्या है, द लाइन कोड वेयर एग्जीक्यूशन में बी जनरेट, अलग अलग हो गया, may be generated should be handled by using try और catch block, ठीक है। जहां पे मतलब कोड हमारा कोई एग्जीक्यूट हो रहा है, तो और हमें पता है कि वहां पे चांसेस है एरर आने के, तो वहां पे हम ट्राई और कैच, दो ब्लॉक होते हैं हमारे जो एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए होते हैं, उनका यूज करते हैं। ट्राई और कैच क्या होता है वो हम देखते हैं। The clock of code where execution may exist should be kept in try block. Control always execute try block first, and if any exceptions occurred in try block, then catch block executed. मीन्स कहने का क्या है कि जब हमें पता होता है कि शायद यहाँ पे एरर आ सकती है, तो हम सारा कोड जो होता है हमारा, हम उसको दो ब्लॉक में लिखते हैं। जो हम करना चाहते हैं उसको हम ट्राई के अंदर लिखते हैं, और हम अज्यूम करते हैं कि अगर ये नहीं हुआ देन उस केस में क्या होगा,
हमारा एक कैच ब्लॉक होगा जो एग्जीक्यूट करेगा। अगर हमने जो ट्राई किया वो फेल हो गया तो कैच ब्लॉक में आ गया। जैसे हम इफ और एल्स बनाते हैं ना, कि इफ ब्लॉक में कोई कंडीशन लगाई, अगर अगर वो फेल हो गई तो हमारा कोड जो है इल्स ब्लॉक में आता है, वो एग्जीक्यूट होता है। तो सेम ऐसे ही होगा कि हम ट्राई ब्लॉक में नॉर्मल अपना कोड रखेंगे, उसमें कोई भी एरर आएगी तो वो हमारा कैच ब्लॉक में एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, और कैच ब्लॉक में हम कोई मैसेज रिटर्न करवा देंगे कि इसमें ये एरर है, आप इसको रिजॉल्व करो। ठीक है, तो वो जो एरर, जो रिस्पॉन्स होगा, जो मैसेज होगा, वो एक प्रोग्रामर के लिए होता है, हमारे लिए होता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ट्राई शुड बी यूज्ड विद कैच एंड और फाइनली ब्लॉक। जो ट्राई ब्लॉक है वो हम डायरेक्टली ऐसे सिर्फ ट्राई ब्लॉक यूज नहीं कर सकते हैं। हमको ट्राई ब्लॉक अगर यूज करना है तो ट्राई और कैच का कॉम्बिनेशन यूज करना होता है। ठीक है, अ ट्राई ब्लॉक में हैव मोर देन वन कैच ब्लॉक। जो हमारा एक ट्राई ब्लॉक होता है वो कई कैच ब्लॉक हो सकता है, लेकिन जो ट्राई होगा वो सिर्फ एक ही होगा। ठीक है, अभी ट्राई और कैच क्या है वो हम देखते हैं, कंफ्यूज मत होना। Catch block will execute only if exceptions occurred in try blocks. Catch block तभी एग्जीक्यूट होता है हमारा जब कोई एरर एग्जीक्यूट होती है। तो अभी हम क्या करते हैं, इसको एग्जीक्यूट करते। ओ, हमने रेड की नहीं लगाया। वर्क करता है कि नहीं। और हमारा कौन सा एग्जीक्यूट हुआ? ट्राई ब्लॉक, समथिंग वेंट रॉन्ग। ठीक है, तो ऐसा क्या होता है कि अगर हमें चांसेस होता है कि हमें लगता है कि मे बी यहाँ पे एरर आ सकती है, तो अब यूजर हमारा कुछ कर रहा है तो उसको पता, कई बार आपने देखा होगा पेज में आप कुछ कर रहे हो और एरर आता है, आपको दिखाता है समथिंग वेंट रॉन्ग, प्लीज ट्राई आफ्टर सम टाइम। होता है ऐसा, देखा है वेबसाइट्स पे? जी सर। या देखा होगा, वी आर फेसिंग सो मोर लॉट ऑफ ट्रैफिक राइट नाउ एज एक्सपेक्टेड, सो प्लीज ट्राई आफ्टर सम टाइम। तो वो सब एरर्स जब कुछ ऐसा अकर्ड होता है तो वहां पे ट्राई की जगह पे हमारा कैच ब्लॉक होता है, वो एग्जीक्यूट होता है। कि अभी हमारा, हम अगर इसको नॉर्मल 0 कर देंगे और अब इसको एग्जीक्यूट अगर करते हैं तो हमारा ए बी सी हमें मिल गया। ठीक, हमारा सही कोड एग्जीक्यूट हुआ है। तो थोड़ा समझ में आया ट्राई और कैच क्या है? सर ये तो इफ इल्स कंडीशन जैसा है। इफ एल्स कंडीशन जैसा है, लेकिन इफ एल्स में तुम्हें कंडीशन देनी पड़ती है ना, यहाँ पे कंडीशन अच्छा तुम्हें हाँ। देनी नहीं है, कुछ आएगी तो सीधे तुम्हारा कैच ब्लॉक में आ जाएगा। जी सर। समझे? तो ऐसे होता है। वो मैंने एग्जांपल तो दिया ना ट्राई कैच उसका, इफ एल्स का, कि तुमने एक कंडीशन दी, एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो कैच ब्लॉक में आ गया, उसमें एल्स में आ गया। तो सेम ऐसा ही होता है कि हमारा अगर कुछ भी एरर आता है, कंडीशन मतलब क्या कि यहाँ पे अगर कोई भी एक्सेप्शन अगर आई, देन उस केस में तुम्हारा कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो उसकी कंडीशन ये है। और हम जी सर। यहाँ पे एक ही कैच ब्लॉक अभी हमने लिखा है, हम मल्टीपल कैच ब्लॉक लिख सकते हैं। वो कैसे, हम आगे देखते हैं। ठीक है, अब यूज तो पता ही होगा कि क्या यूजफुल है, उसमें क्या क्या चीजें हैं, तो ये तो नॉर्मल एक पता ही है। इसमें होता क्या है कि जब एरर आता है तो हम कुछ मैसेज लॉग बना लेते हैं जो हमें बैकएंड पे यूजर को दिखाता है कि समथिंग वेंट रॉन्ग, प्लीज ट्राई आफ्टर सम टाइम। तो यूजर थोड़ा सा वेट कर लेगा, और जो मैसेज हमने अपने लिए रखा है कि हमने वेबसाइट बनाई तो हमें भी तो पता चलना चाहिए कि एरर आ रहा हो, तो यूजर को एरर दिखा, हमें तो नहीं दिखा, तो हम उसके लिए एक लॉग बनाते हैं, तो वहां पे लॉग में एंट्री हो जाती है।
तो वो हम भी देख सकते हैं कि हाँ कि यार कुछ एरर आई है, तो हम उसमें एरर रीजन हमें पता होगा तो हम रिजॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो ऐसा प्रोसेस होता है, कैच ब्लॉक का यूज ये करने के लिए होता है। ठीक है, देन हमारा एक आता है फाइनली ब्लॉक। ट्राई कैच के बाद एक फाइनली ब्लॉक आता है कि अगर हमारा ट्राई ब्लॉक भी एग्जीक्यूट हुआ, फिर हमें कैच ब्लॉक में कुछ कंडीशंस होती हैं। हम कैच ब्लॉक में कुछ कंडीशन लगाते हैं कि हाँ अगर ये एक्सेप्शन है तो ये हमारा एरर थ्रो करेगा, ये एक्सेप्शन है तो ये हमारा ये चीज हमारा एरर आएगा। अगर हमारा ट्राई और कैच दोनों एग्जीक्यूट नहीं हुआ, कुछ ऐसा हुआ, तो इन दैट केस हमारा फाइनली एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, फाइनली हमारा डिफॉल्ट कोड होता है, ये हमारा एवरी टाइम एग्जीक्यूट होगा, मतलब हर टाइम एग्जीक्यूट होता है। फाइनली है डिफॉल्ट कोड दैट विल बी एग्जीक्यूट एवरी टाइम, ये हमारा हर टाइम एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, फिर हमारा थ्रोस कीवर्ड आता है। थ्रोस कीवर्ड इज यूज टू जनरेट एक्सेप्शन मैन्युअली, कि जब हमें कुछ एरर थ्रो करवाना हो, हमें मैन्युअली एरर थ्रो करवाना हो, तब हम किसका यूज करते हैं, थ्रोज एक्सेस का यूज करते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे एक नई एरर बना के खुद से हम एरर एक्सेप्शन एरर एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। कुछ भी ऐसे लिख देंगे, तो अगर हमारा ये फेल होता है, तो हमारा एक खुद की एक्सेप्शन बन के आ गई। ठीक है, अगर हम चाहते हैं कुछ ऐसा, तो हम खुद का एक एक्सेप्शन बना सकते हैं। तो ये हमारा जो होता है थ्रोस कीवर्ड उसके लिए होता है। हम इसको और डिटेल में समझेंगे जब हम प्रोजेक्ट में यूज करेंगे तब। देन एरे और 2D एरे तो मैंने वहां पे बता ही दिया था, क्या कहते हैं इसमें, जावा स्क्रिप्ट में। बस जावा स्क्रिप्ट से यहाँ जो है सिंटैक्स चेंज है डिक्लेयर करने का, कि कैसे डिक्लेरेशन होता है, तो वो थोड़ा सा देख लेते हैं हम। एक सिंगल जो हमारा वन डायमेंशनल एरे था, वो तो हमने डिक्लेयर करके देख लिया। वन डायमेंशनल एरे हमारा ऐसे डिक्लेयर होता है। फिर हमारा 2 डायमेंशनल एरे आता है, वो हमारा ऐसे डिक्लेयर होता है। ये हमारा 2 डायमेंशनल एरे हो गया। इसको हम बोल सकते हैं टू 2D एरे। अच्छा, हम आगे लिख नहीं सकते हैं, सॉरी। ठीक है, तो हमारा 2D एरे हो गया। 2D मतलब यहाँ पे ये हमारा मैट्रिक्स में वर्क करेगा, मैट्रिक्स टाइप में। इसमें रोज और मल्टीपल रोज आ जाती हैं। यहाँ पे हमारा सिंगल रो होता है, और यहाँ पे हमारी मल्टीपल रोज आ जाती हैं। यहाँ से थोड़ा सा एरे का वहां से डिफरेंस है, तो मैं इसलिए यहाँ पे एरे बता दे रहा हूँ। अब मुझे अगर वैल्यू निकालनी है बी की, तो बी की हम वैल्यू कैसे गेट करेंगे। हमें मिल गया बी।
अभी 0,1 कैसे हुआ, समझ में आया कि नहीं? मैंने वहां भी समझाया था, सेम वहां पे बताया था, मैट्रिक्स का लॉजिक बताया था, सेम यहाँ पे भी है। ये कुछ हमारा मैट्रिक्स टाइप का बन जाता है। हमारा भी समझ लो, ये ए लिखा हुआ है, ये बी लिखा हुआ है, ये सी लिखा हुआ है, ये डी लिखा हुआ है। तो ये हमारा एक मैट्रिक्स हो गया स्ट्रिंग टाइप। तो ये कुछ ऐसा ही लिखा है। तो मैट्रिक्स में हम क्या करते थे, ये हमारी रो नंबर 0 होती थी, ये हमारी रो नंबर 1 होती थी ना, और ये हमारा कॉलम नंबर 0 होता था, और ये हमारा कॉलम नंबर 1 होता था। इसमें तो कोई डाउट नहीं है? अरे यार, ये कहाँ डिस्कनेक्ट हो जा रहा है? क्या है? सॉरी, क्लास डिस्कनेक्ट हो गई थी, नेट मेरा इशू कर रहा है आज। स्क्रीन विजिबल है? यस सर। यस सर। सर तो हम 2 डायमेंशनल एरे देख रहे थे। तो 2 डायमेंशनल एरे में हमारा, हमने इसको मैट्रिक्स एग्जांपल लिए समझाने के लिए। तो बेसिकली होता है हमारी जो ये जीरो, रो नंबर 0 होती थी, ये रो नंबर 1 होती थी, और ये हमारा कॉलम नंबर 0 होता था, ये कॉलम नंबर 1 होता था। तो हमें अगर इसकी वैल्यू गेट करनी है, तो हमारा रो कॉमा कॉलम होता था। तो हमने अगर बी की वैल्यू गेट करनी है, तो क्या, रो नंबर हमारी कौन सी है, 0 है, कॉलम नंबर कौन सा है, 1 है, तो हमें बी की वैल्यू मिल गई। अगर हमें डी की वैल्यू लेनी है, डी की वैल्यू कैसे लेंगे, रो नंबर हमारा कितना है, 1 है, और कॉलम नंबर कितना है, 1 है। ठीक है, अगर हम इसको रन करवाएंगे तो हमें किसकी वैल्यू मिलेगी, डी की। ये ये एरे को 2D एरे समझने में किसी कोई दिक्कत तो नहीं है? हमें डी मिल गया। किसी को कोई डाउट तो नहीं 2D एरे में? नो सर। ठीक है, होना भी नहीं चाहिए, मैथ तक पढ़ के आ रहे होगे, डिप्लोमा में भी पढ़ाई होगा, इंटर में भी पढ़ाई होगा। ठीक है, सॉल्यूशन क्लोज कर सकते हैं। तो ये हमारा 2D एरे है, एग्जाम्पल की है। ये जैक्ड एरे है, आपके में जैक्ड एरे है नहीं, तो जैक्ड एरे को फोकस मत करो, जैक्ड एरे कंफ्यूज कर देगा। जैक्ड एरे और एरे लिस्ट, ये दो चीजें आपके में नहीं है, तो आप लोग इसको स्किप कर दो, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड थोड़ी सी चीजें हैं और कंफ्यूज हो जाओगे। इंटरफेस नहीं पढ़ाया था मैंने? इंटरफेस नहीं पढ़ाया है। इंटरफेस क्या होता है, देखो, इंटरफेस भी हमारे क्लास की तरह ही होते हैं। है ये भी आपके सिलेबस में नहीं, और थियरी देख लो। Interface is as similar as class which can contain data, member and member function।
ठीक है, जैसे डेटा हमारा फंक्शन में कंटेन करता है सेम ऐसे ही करता है। इंटरफेस कंटेन्स ओनली एब्स्ट्रैक्ट टाइप ऑफ मेंबर्स, बस ये क्या है कि ये सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट टाइप का कंटेन करता है। दैट मीन्स नो वन फंक्शन ऑफ इंटरफेस कंटेन्स इट्स बॉडी। तो मतलब कहने का ये है कि जो हमारा इंटरफेस होगा उसके अंदर जितने भी हमारे फंक्शन होंगे वो कैसे होंगे, उनकी डेफिनेशन नहीं होगी, सिर्फ डेक्लेरेशन होगा। ठीक है, कल ही एब्स्ट्रैक्शन पढ़ा था, याद है ना? यस सर। हाँ, तो सेम इसका यही इंटरफेस का मतलब कि इंटरफेस जो होता है क्लास ही है। बस फर्क क्या होता है, इंटरफेस अपने अंदर सारे ऐसे ही मेथड रखता है जो हमारे अब्स्ट्रैक्ट टाइप के होते हैं। मतलब उसमें किसी में बॉडी नहीं होगी, सब में सिर्फ डिक्लेरेशन होगा, वहां पे डेफिनेशन उनकी चाइल्ड में होगी। बस इतना डिफरेंस होता है और कुछ नहीं होता है। ठीक है, बाकी सब सेम है। और ये हमारा थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इसमें डिफरेंस दे रखा है, डिफरेंस कह सकते हो। ठीक है, इसको आप पढ़ लेना खुद से। एरे लिस्ट मैं स्किप करवा रहा हूँ। एरे लिस्ट फंक्शन, एरे लिस्ट के फंक्शंस भी ये भी स्किप करवाने होंगे। एरे लिस्ट आपका टाइम वेस्ट ही करेंगे, तो आई विल नॉट सजेस्ट ये कि आप लोग इसको पढ़ो, यूज है नहीं। बाकी थियरी रहेगा आप लोगों के पास जब मैं शेयर करूंगा इसको। इफ एनीवन गॉट इंटरेस्टेड इन दिस तो लेट मी नो, मैं हेल्प भी कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वैसे टाइम वेस्ट है, कोई मतलब नहीं है। पढ़ोगे भी तो यूज होगा नहीं, भूल जाओगे। ठीक है, देन हम इंट्रोड्यूस करते हैं डॉट नेट को। डॉट नेट क्या है, डॉट नेट एमवीसी क्या है, जिससे हम प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो पहले हम वेब एप्लीकेशन का हमने स्ट्रक्चर पहले भी डिस्कस किया था, बट हम फर्दर डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि हम सारी चीजें यहाँ पे इंप्लीमेंट करके हुए चलेंगे जब हम डॉट नेट फ्रेमवर्क यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमारा बैकएंड में जो हमने एसक्यूएल सर्वर पढ़ा था वो भी यूज होगा, जो हमने बूटस्ट्रैप जो हमने पढ़ा था, सीएसएस पढ़ा था, हमने एचटीएमएल पढ़ा था, हमने जावास्क्रिप्ट पढ़ा था, जेक्वेरी पढ़ी थी, वो सारी चीजें यहाँ पे यूज होंगी। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारी क्या होगी, सी शार्प होगी, जो हम लोग वही पढ़ रहे थे। ठीक है, तो बेसिकली हमारा वेब एप्लीकेशन के दो पार्ट होते हैं, फ्रंट एंड और बैक एंड। फ्रंट एंड में क्या होता है, हमारा फ्रंट एंड लैंग्वेजेस होती है, जैसे हमारा एचटीएमएल, सीएसएस, बूटस्ट्रैप, ये बेसिक होती हैं। बाकी जावा स्क्रिप्ट की तीन चीजें हैं, तीन में से हम कोई एक यूज कर सकते हैं। रिएक्ट जेएस, हमारा रिएक्ट जेएस एक हमारा फ्रेमवर्क है जावा स्क्रिप्ट का, और फिर हमारी जो नॉर्मल जावास्क्रिप्ट है, और फिर हमारी लाइब्रेरी है जावास्क्रिप्ट की, कौन सी, जेक्वेरी। ठीक है, तो जेक्वेरी और जावास्क्रिप्ट हमने पढ़ाई थी, वो हम यूज करेंगे। देन हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो हमारी बेसिक जो हमारी बिजनेस लॉजिक्स होते हैं वो प्रोवाइड करती है। बिजनेस लॉजिक जो हमारा ट्रांजेक्शन मतलब होता है, जो हमारा फ्रंट एंड से डेटा आ रहा है वो कंट्रोल करना, कंट्रोल करके डेटाबेस को देना, फिर डेटाबेस से मैसेज लेके हैंडल करना, देन उसको देना किसको, यूजर को दिखाना। तो वो सारा जो हमारा बिजनेस लॉजिक जो होता है वो किसमें होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारी जो होती है वो हमारी कौन सी यहाँ पे, सी शार्प है, जिसको हम अब तक डिस्कस कर रहे थे। देन हमारा क्या होता है, डेटाबेस। डेटाबेस हमारा कौन से, माई एसक्यूएल होता है, एमएस एसक्यूएल होता है, माई एमएस एक्सेस होता है, एमएस एसक्यूएल होता है। तो हम एमएस एसक्यूएल यूज करेंगे। ठीक है, एमएस एसक्यूएल दो बार हो गया। ठीक है, देन हमारा क्या है, डेटाबेस कनेक्टिविटी। डेटाबेस कनेक्टिविटी दो तीन तरह की होती है हमारी। एडीयू डॉट नेट जो हम यूज करेंगे, इंटिटी फ्रेमवर्क एक होता है, एक हमारा होता है डाइपर। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, एडीयू डॉट नेट यूज करेंगे। ये समझ में नहीं आ रही क्या क्या है, बट जब हम इंप्लीमेंट करेंगे प्रोजेक्ट में देन यू विल बी इन बेटर वे। ठीक है, अब हम समझ लेते हैं कि हमारा डॉट नेट फ्रेमवर्क है क्या। .NET is a framework that provides tools to develop
many type of web application like many type of applications like web application, website, desktop application, console application, gaming application and web services. ठीक है. .NET was developed by Microsoft in 2002 and it comes with a rich set of libraries to develop different type of applications. तो मैंने पहले ही बताया था कि इसमें प्रीडिफाइंड लाइब्रेरीज होती हैं और जो हमारा .NET इसमें बहुत सारी रिच मतलब बहुत ज्यादा रिच मतलब से अमीर होता है ना, तो ये लाइब्रेरीज का मतलब बहुत अमीर है कंपैरिजन करें अदर जो फ्रेमवर्क मार्केट में अवेलेबल हैं उनसे. ठीक है, तो इससे बहुत ज्यादा लाइब्रेरीज है तो हमें चीजें जो प्री डिफाइन बहुत ज्यादा मिल जाती हैं, तो इसलिए काफी पॉपुलर है हमारा .NET फ्रेमवर्क जो है. .NET provides two different platform to develop applications. One .NET framework, second .NET Core framework. ठीक है, तो दो यहाँ चीजें होती है .NET और .NET Core. ठीक है, तो बेसिकली जो होता है हमारा .NET जो होता है .NET हमारा .NET फ्रेमवर्क जो होता है विंडोज एप्लीकेशन प्रोवाइड करता है और .NET Core जो है वो हमारा जो क्रॉस प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है. हम थोड़ा सा देख लेते हैं. Application developed on .NET framework can be only accessible in Windows. ठीक है, while .NET Core applications are क्रॉस प्लेटफॉर्म सपोर्टेड. मतलब क्रॉस प्लेटफॉर्म मतलब मल्टीपल जगह पे हर जगह पे सपोर्ट कर सकते हैं, बट जो हमारे .NET फ्रेमवर्क के होते हैं जो विंडोज फ्रेंडली होते हैं. ठीक है, .NET प्रोवाइड्स इट्स IDE जो हमारा इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट होता है, ये खुद का IDE प्रोवाइड करता है जिस क्या बोलते हैं हमारा विजुअल स्टूडियो, इसको हम यूज कर रहे हैं. ठीक है, ये हमारा IDE है, ये खुद का प्रोवाइड करता है टू डेवलप एप्लीकेशन कॉल विजुअल स्टूडियो जो हम यूज कर रहे हैं. With its IDE, you can develop any type of application in any environment like .NET Framework और .NET Core. अब इस पे .NET और .NET Core दोनों तरह के चीज हमारे वेबसाइट्स बना सकते हैं, एप्लीकेशन बना सकते हैं. एप्लीकेशन और .NET does not compile directly on operating system just because of security purpose. ठीक है, जो .NET फ्रेमवर्क पे होता है वो डायरेक्टली सिस्टम ऑपरेटर पे नहीं होता, सिक्योरिटी पर्पस के लिए. और .NET प्रोवाइड्स इट्स ओन कंपाइल टाइम इन्वायरमेंट जो होता है, इसका खुद का एक कंपाइल टाइम इन्वायरमेंट होता है कॉल्ड, जिसको हम CLR बोलते हैं. ठीक है, जिसको हम बेसिकली बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज रन टाइम. कॉमन लैंग्वेज रन टाइम क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो होता है कि जो .NET हमारा है कितनी मोर देन 30 लैंग्वेज पे वर्क करता है. ठीक है, एक साथ 30 लैंग्वेज पे ये वर्क कर सकता है. तुम इसमें जावा है, C++ है, बहुत सारी जावा जो सी शार्प जो है इसी के लिए मेनली डेवलप की गई थी. बाकी जो पहले ही लैंग्वेज है वो भी इस पे यूज होती है. तो इसके लिए CLR यूज होता है कि वो सारी लैंग्वेज में कॉन्फ्लिक्ट ना करे. कॉमन एक वो लैंग्वेज रन टाइम होता है कि उसमें कोई भी आप लैंग्वेज यूज करो उसमें कोई इश्यू नहीं होता, वो सारी लैंग्वेज के साथ में फ्रेंडली होता है. ठीक है, इसलिए हम CLR यूज करते हैं इसमें. जो एक हमारा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है .NET ही प्रोवाइड करता है. When CLR compiled the code, source is converted into CIL, कॉमन इंटीग्रेटेड लैंग्वेज. जो हमारा जो CLR होता है जब वो कोड कंपाइल करता है तो उसको कन्वर्ट करता है किसमें? कॉमन इंटीग्रेटेड लैंग्वेज में, जो हमारी से मल्टीपल लैंग्वेज. जैसे कि हमारा सिस्टम जो है वो तो एक ही लैंग्वेज समझता है, बाइनरी हाई एंड लो वाली. ठीक है, लेकिन ये जो हमारा हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, हम जावा में भी यूज कर रहे हैं, हम मे भी C# यूज कर रहे हैं, हम मे भी C++ यूज कर रहे हैं, हम मे भी कोई और लैंग्वेज यूज कर रहे हैं. ठीक है, हम पाइथन यूज कर रहे हैं, तो वो सबको अब वो उसको तो दिक्कत होगा ना सिस्टम को समझने में. तो वो क्या करता है, जो CLR क्या करता है, CLR उसको एक कॉमन इंटीग्रेटेड लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है जिसको हमारा सिस्टम जो है इजिली समझ सके. बिट कोड्स में कन्वर्ट करता है, बेसिकली बिट कोड्स. ठीक है, बिट कोड्स में उसको कन्वर्ट करता है. और जो हमारा CIL जो उसको कन्वर्ट करता है, जो हमारा बिट कोड को, उसको जस्ट इन टाइम कंपाइलर में जाता है और वो वहां से कोड को कंपाइल करता है, देन हमें आउटपुट दे देता है. ये हमारा बेसिक फ्लो है किसका? प्रोजेक्ट का, कि सॉरी हमारा .NET का, कि .NET कैसे वर्क करता है. जो हमारा नॉर्मल सोर्स कोड है जिसको हमने लिखा है अपनी लैंग्वेज में, ये जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं ये हमारा एक सोर्स कोड है. इसको हमारे .NET क्या किया, CLR को दिया जो हमारा कॉमन लैंग्वेज को हैंडल करता है, सारी लैंग्वेजेस को, जितनी भी लैंग्वेजेस है सबको हैंडल करता है. हमने भी यहाँ पे मेनली C# पे लिखा हुआ, तो सारा कोड गया इसके पास. इसने क्या किया,
उसको कन्वर्ट कर दिया किसमें, बिट्स लैंग्वेज में, ठीक है। और बिट्स गया उसको, बिट्स उसने दे दिया उसको, बिट्स कोड को, जस्ट जस्ट इन टाइम कंपाइलर को, जस्ट इन टाइम कंपाइलर ने पूरा कोड को कुछ टाइम में कंपाइल किया, देन उसके अगेंस्ट जो है रिस्पॉन्स हमारा दे दिया। मतलब हम जो स्टार्ट करते हैं उसने टाइम पे हमारा सीएलआर कोड को ले जाता है, सीआईएल को देता है, फिर सीआईएल कोड को बिट कोड में कन्वर्ट करता है, देन वो क्या करता है, हमारा जस्ट इन टाइम कंपाइलर को देता है, वो हमारा कोड कंपाइल करके हमारा आउटपुट दे देता है। ये इतना प्रोसेस हो जाता है यहां से और कंसोल विंडो तक आउटपुट आने में। समझ में आया नॉर्मल सा एक प्रोसेस? आया कि नहीं आया? हेलो? नहीं आया? कंपाइलिंग टाइम में भी कर ही नहीं है, जैसे कि उनके जो आपके वो भाई लोग भाई आते भाई हैं। भाई आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, बिल्कुल साफ नहीं आ रही है। सर हम कह रहे हैं कि कंपाइल टाइम जो भी आपने बताया है हाँ, तो वो थोड़ा क्लियर समझ में नहीं आ रहा है। ये हमारे कुछ स्टेप है, देखो। जैसे कि अब तुम्हारे ऑफिस वालों को क्या पता है, तुम डायरेक्ट ऑफिस आ जाते हो, उनको नहीं पता ना तुम क्या क्या करते हो। तुम सुबह उठते हो, फ्रेश होते हो, नहाते धोते हो, ब्रेकफास्ट करते हो, देन ऑफिस आते हो। तो उनको नहीं पता, उनको लगता है तुम सिर्फ ऑफिस आ गए हो, उनको नहीं पता तुम ब्रेकफास्ट करके आए हो नहीं करके आए हो, ठीक है। तो जो बीच का जो प्रोसेस है वो यहाँ पे बताया गया। हम क्या करते हैं, हम सिर्फ कोड को स्टार्ट करते हैं और कोड हमारा स्टार्ट हो जाता है। ये बैकएंड का प्रोसेस है कि हाउ आवर कोड प्रोसेस्ड, हमारा आउटपुट जो हम स्टार्ट करते हैं कोड, वहां से आउटपुट आने में क्या क्या प्रोसेस होता है, हमारा सिस्टम बैकग्राउंड में क्या क्या करता है। इतना समझ में आया है कि हमारा सी शार्प जो हमारा डॉट नेट है, इसमें हम एक साथ हम मल्टीपल लैंग्वेज में कोड लिख सकते हैं। जी सर। म्यूट कर लो, समझा रहा हूं, अगर नहीं समझ में आता है तो बताना, ठीक है। जी हम सी शार्प में मल्टीपल लैंग्वेज में कोड लिख सकते हैं, ठीक है। तो मल्टीपल लैंग्वेज को कोड को समझने के लिए एक हमारा कोई सिस्टम होना चाहिए ना, कि जैसे कि समझ लो कि कोई हमारा कोई जैसे कि कोई हमारा समझ लो पीएम जाता है यहाँ से हमारे किसी फॉरेन कंट्री में, किसी उनके डेलीगेट से मिलता है जो से चाइना गए, ठीक है। चाइना में तो वहां वो चाइनीज बोलते हैं, हमारे पीएम को या तो हिंदी आती है या इंग्लिश आती है, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है, कंपाइल करने जो हमारे क्या ट्रांसलेटर्स होते हैं जो कोड को ट्रांसलेट करते हैं, वो यहाँ पे हमारे अगर पीएम हिंदी या इंग्लिश में बोल रहे हैं, देन वो उसको ट्रांसलेट करके उसको चाइनीज में बोल बताते हैं उसको। तो सेम हमारा ये क्या करता है, जितनी भी कॉमन जो हमारी लैंग्वेज है उनको एक सेग्रीगेट करता है, सारी लैंग्वेज को जो भी हमारा है, सी शार्प है या जो है, वो उसको आइडेंटिफाई करता है कि वो कौन सी लैंग्वेज है, उसको आइडेंटिफाई किया। जैसे कि ट्रांसलेटर है, ट्रांसलेटर जो होता है मल्टीपल लैंग्वेज को जानते हैं, ठीक है। जब उनको हिंदी हमारे पीएम ने बोला तो वो पहले समझा कि कौन सी लैंग्वेज है, उसने गेट किया, ठीक, गेट करके उसने अपने ब्रेन को दिया, सीएलआर इसको सीआईएल को दिया, सीआईएल ने क्या किया, उसको एक कॉमन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया, ठीक है। कॉमन लैंग्वेज कौन सी है हमारी, बिट्स लैंग्वेज, ठीक है। 0 और 1 की लैंग्वेज में, 0 और 1 की लैंग्वेज में कन्वर्ट किया, और कन्वर्ट करने के बाद देन उसने क्या दिया, जस्ट इन टाइम को दिया। जब जब हमारे ट्रांसलेटर ने कोड कन्वर्ट कर लिया, देन जो थर्ड पर्सन था जिसको बताना था कि हमारे पीएम क्या बोल रहे हैं, उसने इसको ट्रांसलेट करके बता दिया। समझ में आया प्रोसेस क्या है? सिर्फ कोड को एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहे हैं, हाई टू लो में कन्वर्ट कर रहे हैं। जो हमारा नॉर्मल जो कोड है, सोर्स कोड है, उसको हम मशीन कोड में कन्वर्ट कर रहे हैं, बस इतना है। इन दोनों में इतना ही स्टेप होता है। देन हमारा आता है JIT, जस्ट इन टाइम कंपाइलर। ये हमारा थोड़े से टाइम में, जस्ट इन टाइम में पूरा कोड कंपाइल करता है और हमारा आउटपुट दे देता है। बस इतना सा है, तो इतने में ही सारा कांड हो जाता है, ठीक है। इतने में हमारा कोड जो है सोर्स कोड से आउटपुट में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर है? जी सर। तो अभी जो मैंने बताया वो सारी यहाँ पे थियरी में है। अगर किसी को ना समझ में आए, देन एक बार थियरी पढ़ेगा, इन डिटेल उसको समझ में आ जाएगा, ठीक है। सर हाँ, ये इंटरप्ट क्या है? ये इंटरप्ट नहीं है, ये इंटरप्रेटर है। इंटरप्रेटर क्या करता है, यही मतलब इंटरप्रेट करता है। जस्ट इन टाइम जो होता है ये हमारा एक इंटरप्रेटर ही होता है, कि एक कोड को उसको मतलब उसका कोड गेट करना, उसको आउटपुट देना। ये जो ये लिखा हुआ है,
ये उसको सिंपल थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया गया है कि हमारा जो सोर्स कोड है उसको हमने कंपाइल किया, कंपाइल मतलब सेग्रीगेट किया, ठीक है। ये हमारा कंपाइलर भी है, ये दोनों कंपाइलर ही तो हैं। तो कंपाइल किया, तो इसको बिट्स कोड में कन्वर्ट किया, कन्वर्ट करने के बाद इंटरप्रेटर को दिया, इंटरप्रेट ने कोड को इंटरप्रेट किया, देन आउटपुट हमारा आ गया। तो ये है प्रोसेस, उसको ये है, उसको डिफरेंट वे में थोड़ा सिंपल वे में थोड़ा सा और बताया गया, बस वही है, ठीक है। जी सर। ठीक है, जब हमारा हम कोड का थोड़ा सा फ्लो समझ लेते हैं, देन हम समझते हैं कि जो हमारा हम .NET MVC इसकी बात कर रहे हैं। .NET तो समझ में आ गया कि ये फ्रेमवर्क है, कैसे कैसे वर्क करता है, क्या क्या इसका फ्लो है, मल्टीपल लैंग्वेजेस में होता है, इसका फ्लो कैसे होता है कि एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में कैसे कन्वर्ट करता है, तो उसका आउटपुट कैसे आता है। बट MVC क्या है, इसके बारे में हमने बात नहीं की, तो नाउ वी विल डिस्कस ऑन MVC, ठीक है। एमवीसी होता क्या है, बेसिकली जो हमारा एमवीसी होता है वो किसके लिए स्टैंड करता है, मॉडल, व्यू, कंट्रोलर। इसके 3 स्टेप्स होते हैं, हमारा मॉडल होता है, व्यू होता है और कंट्रोलर होता है। क्या क्या होता है समझते हैं कैसे कैसे होता है। विच इज द सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर पैटर्न कॉमनली यूज्ड इन वेब डेवलपमेंट टू स्ट्रक्चर और एंड ऑर्गेनाइज द कोड बेस ऑन द एप्लीकेशन। समझो, जो हमारा लो नेट गया, डिस्कनेक्ट तो नहीं हुई क्लास, तो जो हमारा एमवीसी क्या करता है, ये हमारा पूरा प्रोजेक्ट का मतलब आर्किटेक्चर होता है कि हमारा कैसे कोड फ्लो करेगा। जो व्यू होता है, व्यू मेनली क्या करता है, हमारा जो यूजर का व्यू होता है ये उसको डिफाइन करता है, यूजर को कैसा दिखेगा। तो हम वहां पे जो हमारा HTML, जावास्क्रिप्ट, सी शार्प, जो सॉरी जो CSS होती है, हम वो किस में लिखते हैं, व्यूज में लिखते हैं, ठीक है। देन जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं, जो डेटा हमारा कैसा होगा, डेटा का फॉर्मेट क्या होगा, वो हम मॉडल में लिखते हैं, ठीक है। देन जो हम डेटा को कंट्रोल करते हैं, सारा जो हमारा डेटा फ्लो आ रहा है, जो वहां से सर्वर से आ रहा है, मतलब डेटाबेस से हमारे जो आ रहा है, वो हम भेज रहे हैं यूजर को किस पे, व्यू पे। और व्यू से जो डेटा आ रहा है, जैसे कोई फॉर्म सबमिट कर रहा है यूजर, उसको लेके डेटाबेस सबमिट करवाना, वो सारा किस पे होता है, कंट्रोलर पे। तो बेसिकली जो कंट्रोलर होता है वो फ्लो कंट्रोल करता है, व्यू जो है यूजर को दिखाता है, और जो हमारा मॉडल होता है वो डेटा का मॉडल डिफाइन करता है, ठीक है। तो ये एमवीसी जो है, ये हमारा क्या करता है, सॉफ्टवेयर का एक बेसिक स्ट्रक्चर पैटर्न होता है जो हमारा पूरे प्रोजेक्ट को ऑर्गेनाइज करता है। इट स्प्रेड द applications logic into 3 इंटरकनेक्टेड कंपोनेंट्स। वो 3 मतलब इंटरकनेक्टेड कंपोनेंट्स में कन्वर्ट करता है कि हमारा डेटा कैसा होगा, डेटा का क्या क्या फॉर्मेट होगा, और हमारा व्यू कैसा दिखेगा, डेटा कंट्रोल कैसे होगा। तो हम यहाँ पे जो नॉर्मल जगह पे सब जगह क्या होता है, सारी चीजें एक में होती है, बट यहाँ पे क्या है, सिंप्लीफाई कर रखा है कि आपका व्यू का कोड अलग होगा, कंट्रोलर का कोड अलग होगा, और मॉडल का कोड अलग होगा। तो ये एमवीसी की बहुत अच्छी चीज होती है, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा होगा फ्लो क्या है, एमवीसी क्या समझ में आया कि नहीं, मॉडल, व्यू, कंट्रोलर क्या है। आया कि नहीं आया। सर बता दीजिए, मेरा सर क्लास से डिस्कनेक्ट हो गया था। एमवीसी जो हमारा स्टैंड करता है इसके लिए, मॉडल, व्यू, कंट्रोलर के लिए। एमवीसी करता क्या है, हमारा जो पूरा प्रोजेक्ट फ्लो होता है उसका पैटर्न, उसका जो है स्ट्रक्चर डिफाइन करता है कि हमारे प्रोजेक्ट का जो है फ्लो कैसा होगा, कैसे हम प्रोजेक्ट को कंट्रोल करेंगे। तो ये जो हमारा एमवीसी क्या करता है, हमारे प्रोजेक्ट को 3 एप्लीकेशन को 3 लॉजिकल इंटरकनेक्टेड पार्ट्स में कन्वर्ट करता है, उसको कंपोनेंट्स में कन्वर्ट करता है, उसको डिवाइड करता है। एक हमारा होता है मॉडल होता है, एक व्यू होता है, कंट्रोलर होता है।
मॉडल पे हम क्या कंट्रोल करते हैं कि डेटा का स्ट्रक्चर कैसा होगा, कि इंटीजर टाइप का होगा, कि हमारा कौन सा डेटा कैसा होगा, कि इंटीजर है, स्ट्रिंग है, या हमारा कोई डेटा टेबल है, डेटा सेट है, वो सारी चीजें हैं। या हमारा व्यू है, व्यू कैसा है, दिखेगा कैसा, क्या क्या चीजें उसकी होंगी, क्या क्या नहीं होंगी। देन हमारा कंट्रोल कैसे करेंगे, जो हमारा कंट्रोलर होगा वहां पे हम कंट्रोल कैसे करेंगे, जो हमारा फॉर्म से डेटा मिलेगा वो हम कैसे डेटाबेस में सबमिट कराएंगे, डेटाबेस में जो डेटा मिल रहा है उसको हम कैसे यूजर को दिखाएंगे, वो हमारा कंट्रोलर डिफाइन करता है। तो ये तीन चीजें हैं। मॉडल हमारा डेटा स्ट्रक्चर डिफाइन करता है, व्यू हमारा व्यू डिफाइन करता है यूजर व्यू कैसा होगा, और जो हमारा कंट्रोलर होता है वो कैसा कंट्रोल स्टेटमेंट हमारा कैसा होगा, कंट्रोल कैसे करेंगे हम डेटा को, वो सारी चीजें हम कंट्रोलर पे करते हैं। ठीक है। MVC प्रोवाइड्स एन इजी मैनर टू मैनेज द कोड। बहुत इजी मैनर हो जाता है, ये सारी चीजें अलग अलग होती है इनको मैनेज करने के लिए। ठीक है। बिकॉज इट सेपरेट्स द टाइप्स of code in different place so that different type of developer like front end developer, programmers, database analysts may work parallel at same project to develop different parts. अब होता क्या है कि इसे कंपनियां क्या करती है, बहुत सी कंपनियां क्या करती है कि एक फ्रंट एंड डेवलपर हायर सॉरी एक फ्रंट एंड डेवलपर हायर करती हैं, एक हमारा जो है नॉर्मल जो स्ट्रक्चर जो कंट्रोल फ्लो हायर जो प्रोग्रामर जो हायर करती हैं, एक हमारा क्या डेटाबेस एनालिस्ट जो डेटा स्ट्रक्चर द्वारा देखता है, डेटाबेस इंजीनियर हायर करती है। तो उसमें क्या होता है कि तीन अलग अलग इंजीनियर उन्होंने हायर किया है। तो नॉर्मली ऐसे एक प्रोजेक्ट पे वर्क करना बहुत टिपिकल होता है, लेकिन एमवीसी में क्या है कि सारा स्ट्रक्चर अलग अलग है, कि व्यू जो है अलग बंदा हैंडल कर सकता है, जो डेटा का फ्लो है वो अलग बंदा हैंडल कर सकता है, तो डेटा बेस है वो अलग बंदा हैंडल कर सकता है। ठीक है। तो वहां पे बहुत इजीली हैंडल कर सकते हैं हम। ठीक है। अब हमारा मॉडल क्या होता है थोड़ा सा और देख लेते हैं। मॉडल कंटेन्स डेटा दैट विल बी यूज्ड ऑल ओवर द प्रोजेक्ट। मैंने बताया डेटा कंटेन करता है, सारी चीजें सारी फील्ड्स कंटेन करता है, वेरिएबल्स होती है, प्रॉपर्टीज होती है, वो कंट्रोल करता है। ठीक है। Mainly the model is the classes which can store multiple values in different properties and variables. ठीक है। ये नहीं दिख रही। और कोई इशू है? Yes, sir. ठीक है, एक मिनट। अभी दिख रही है? Yes, sir. सबको विजिबल है ना? तो मॉडल जो होता है, जैसे हमने क्लासेस सारी पढ़ी थी ना, कि हम जैसे वेरिएबल्स डिक्लेयर कर रहे थे, तो हम नॉर्मली कोई क्लास होगा वो सिर्फ हमारा क्या होगा, वेरिएबल्स कंटेन करेगा, तो हमारा वो मॉडल्स करता है कि हमने वहां पे जैसे कोई इनपुट कोई फॉर्म इनपुट हम कोई फॉर्म से डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है। हम उसके लिए एक पूरा हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं कि कोई फॉर्म सबमिट करवाना है, तो वहां पे फॉर्म्स में से फील्ड है, नेम है, ईमेल है, हमारा उसका ब्रांच है, जो रजिस्टर करा उसका मोबाइल नंबर है, उसका एड्रेस है। तो हम जो सारी चीजें फील्ड्स हैं, हम मोबाइल जो है मोबाइल नंबर इस हमारा कैसा होगा, नंबर टाइप का होगा, हम उसका नेम इंसर्ट कर रहे हैं, नेम हमारा इंटीजर टाइप का होगा। तो वो सारी चीजें जो हम डेटा जो हम डिफाइन करेंगे, डेटा वहां से जो आ रहा है वो किस फॉर्म में होगा। जैसे किसी ने नंबर में स्ट्रिंग एंटर कर दिया कुछ भी, ठीक है, वैलिडेशन हम बेसिकली यूज करते हैं, लेकिन कभी कभी किसी ने कुछ गलत इंसर्ट कर दिया, हमारा वैलिडेशन जो फेल्ड हो गया, तो वो हमारा यहाँ पे आया। तो वो चीजें हम मॉडल पे डिफाइन करेंगे, वो चेक करेगा डेटा टाइप कैसा है उसका। ठीक है। डेटा टाइप के अकॉर्डिंग अगर सही है तब वो इंसर्ट करने देगा, अदरवाइज नहीं करने देगा। तो वो सारी चीजें जो है, डेटा स्ट्रक्चर कैसा होगा हमारा, वो वेरिएबल्स जो हमारे कैसे होंगे, वो हम किस में डिफाइन करते हैं, मॉडल में डिफाइन करते हैं। ठीक है। मॉडल क्लास होती है हमारी। ठीक है। अभी हम यूज करेंगे, देन समझ में आएगा। फिर हमारा क्या होता है, व्यू होता है। व्यू जो होता है हमारा फ्रंट एंड होता है, जो हम नॉर्मली वेबसाइट्स बना रहे थे जो अभी स्टैटिक, वो हमारी सारी व्यूज होती हैं। ठीक है। व्यू इज द फ्रंट एंड पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट विच बाय विच यूजर इंटरफेस या इंटरेक्ट टू द प्रोजेक्ट।
It contains code of HTML, Bootstrap, CSS, JavaScript, jQuery, React.js. ठीक है, व्यू समझ में आ गया? व्यू तो बहुत इजी था। फिर हमारा कंट्रोलर होता है। कंट्रोलर क्या है? CS डॉट सी एस फाइल है। डॉट सी एस फाइल सारी होती है जो हम C# पे सेव करते हैं। Controller is responsible to handle each coming request from the browser. ब्राउजर से जितने भी रिक्वेस्ट आएंगी वो सारी कौन हैंडल करता है? हमारा कंट्रोलर हैंडल करता है। ठीक है, और क्या करता है? ऑन विच रिक्वेस्ट व्हाट रिजल्ट विल बी डिस्प्ले टू द यूजर यूज टू डिसाइडेड बाय कंट्रोलर। तो जो यूजर से जितनी भी रिक्वेस्ट आती हैं वो हमारा कंट्रोलर हैंडल करता है। सॉरी, एक तो जो हमारी जो बेसिक जो रिक्वेस्ट आती हैं सर्वर से, सॉरी हमारी ब्राउजर से यूजर के द्वारा, उनको रिक्वेस्ट को सारा हमारा हैंडल करता है कंट्रोलर। और उन रिक्वेस्ट से क्या रिस्पॉन्स जाएगा यूजर को, क्या डिस्प्ले होगा, वो भी हमारा कौन कंट्रोल करता है? कंट्रोलर। ठीक है, थोड़ा समझ में आया कि क्या बेसिक है, कंट्रोलर क्या करता है, हमारा मॉडल क्या करता है, हमारा व्यू क्या करता है। नहीं समझ में आया तो हम थोड़ा सा फ्लो देख लेते हैं एमवीसी का, तब समझ में आएगा बेसिकली बेसिकली होता क्या है। तो कुछ पार्ट्स होते हैं हमारे प्रोजेक्ट के, जो एमवीसी पूरा स्ट्रक्चर होता है। क्या क्या पार्ट होते हैं? एक हमारा राउटिंग होता है, एक हमारा होता है कंट्रोलर इंस्टॉलेशन जो होता है, इनिशियलाइजेशन सॉरी। फिर हमारा होता है एक्शन एग्जीक्यूशन, जो एक्शन हमारा एग्जीक्यूट होता है वो। रिजल्ट फिल्टर, व्यू इंजन और रिजल्ट एग्जीक्यूशन। होता क्या क्या है? राउटिंग क्या होता है? राउटिंग हमारा क्या होता है? यूजर सॉरी यूआरएल राउटिंग होता है कि हमारा यूआरएल जो होगा वो कैसे हमारी फाइल्स को एक्सेस करेगा। ठीक है, कोई भी जो यूआरएल होता है उसका एक स्ट्रक्चर होता है कि यूआरएल का, कि किस फ्लो में क्या क्या चीजें एक्सेस करेगा। हम राउटिंग देखेंगे, हम यूआरएल जब बनाएंगे तब दिखाएंगे कि हमारा क्या स्ट्रक्चर होता है यूआरएल का। पहले हमारा जो नॉर्मल जो हमारा लोकल होस्ट होता है वो होता है, जो हमारा सर्वर का नेम होता है। हम जो नॉर्मल लोकल होस्ट यूज कर रहे हैं तो हमारा लोकल होस्ट होगा। देन हमारा जो कंट्रोलर होगा वो होगा। देन हमारा क्या होगा? एरिया होगा। तो वो हमारा राउटिंग पैटर्न होता है कि हमारा कैसा हमारा यूआरएल बनेगा, वो हम किसमें डिफाइन करते हैं? राउटिंग में। ठीक है, देन हमारा क्या होता है? कंट्रोलर इनिशियलाइजेशन। हम यहाँ पे कंट्रोलर इनिशियलाइज करते हैं। कंट्रोलर जो फैक्ट्री होती है हमारा, कंट्रोलर डीआई जो होता है, वहां पे कंट्रोलर का इनिशियलाइजेशन करते हैं। कंट्रोलर हमारा कैसा होगा, क्या सारी चीजें कंट्रोलर की फंक्शनैलिटी कैसी होंगी। ठीक है, देन हमारा आता है एक्शन एग्जीक्यूशन। एक्शन कैसे एग्जीक्यूट करता है? एक्शन एग्जीक्यूशन में क्या क्या आता है? हमारा मॉडल क्लास क्रिएट करना आता है। एक्शन फिल्टर्स होते हैं कुछ हमारे, जो हमारे एक्शन को फिल्टर करते हैं। कैसे कैसे एक्शन फिल्टर होते हैं हम वो भी देखेंगे। एक्शन रिजल्ट्स होते हैं हमारे, जो हमारे मेथड है उनका आउटपुट क्या आएगा, कुछ रिटर्न कर भी रहे हैं नहीं कर रहे हैं, रिटर्न टाइप टाइप का, तो वो हमारा एक्शन रिजल्ट में आता है। ठीक है, और रिजल्ट फिल्टर हमारा जो होता है वो किससे इन्वोक करता है? एक्शन रिजल्ट जो होता है उसके बाद जो एक्शन रिजल्ट से हमारा जो आगे बढ़ता है वो रिजल्ट फिल्टर होता है हमारा। एक्शन रिजल्ट के अकॉर्डिंग हमारा रिजल्ट यहाँ पे फिल्टर होता है। देन वो जाता है हमारा व्यू इंजन को जाता है, जो फाइंड करता है हमारा रेंडर बॉडी को, जहां पे हमारा कोड व्यू का दिखता है। और रिजल्ट फिल्टर होके हमारा नॉर्मली रिजल्ट एग्जीक्यूट होता है जाके यूजर को। ठीक है, फ्लो अभी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा क्योंकि बहुत चीजें जो आप लोग अभी समझ ही नहीं पा रहे होंगे। समझ रहे हैं? तो हम ये सब चीजें यहाँ पे ना डिस्कस करके हम डिस्कस करते हैं प्रोजेक्ट में।
तो वो ज़्यादा समझ में आएगा। इसको सेव करते हैं, ये करते हैं क्लोज। अच्छा, अभी तक ये एमवीसी का जो पार्ट है, ये मॉडल व्यू कंट्रोलर क्या है हमारा, ये समझ में आ गया। लाइफ साइकिल हम अभी डिस्कस कर लेंगे, फिर कर लेंगे। मॉडल व्यू कंट्रोलर समझ में आया कि नहीं? अगर वो आ गया हो, ठीक है, तो हम एमवीसी प्रोजेक्ट बनाएंगे अपना। हमने क्रिएट है न्यू प्रोजेक्ट किया है, ठीक है। अब यहाँ पे हम किसको लेंगे? अभी तक हम कंसोल ऐप ले रहे थे, हम कंसोल ऐप को नहीं लेंगे, हम किसको लेंगे? डेस्कटॉप ऐप, ठीक है। तो डेस्कटॉप में हम ASP.NET वेब एप्लीकेशन ढूंढेंगे, या हम यहाँ पे टाइप कर लेंगे ये। हम जब ASP.NET वेब एप्लीकेशन यहाँ पे टाइप करेंगे, सबसे टॉप पे हमारा आ जाएगा ASP.NET वेब एप्लीकेशन, ब्रैकेट में .NET होगा, ठीक है। तो बहुत ध्यान से देखना ये चीज, जो हमारा सबसे ऊपर वाला है उसको ही सेलेक्ट करना है, जल्दबाजी में सेलेक्ट करना। और सी शार्प लैंग्वेज यहाँ पे होनी चाहिए, ठीक है। बाकी कुछ लोग जो होते हैं VB.NET कर लेंगे और कहेंगे कि सर मेरे में चेंज हो रहा है, ठीक है। देन जब हम इसको ओपन कर लेंगे, देखो ये सेम, ये भी यहाँ पे है और ये भी है, दोनों सेम है, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे विजुअल बेसिक लैंग्वेज यूज होगी, VB लैंग्वेज, यहाँ पे हमारी सी शार्प लैंग्वेज यूज होगी। तो कंफ्यूज मत होना, VB वाले को मत सेलेक्ट करना, सी शार्प लिखा हुआ यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, ठीक है। जो VB वाला होगा यहाँ पे VB लिखा होगा, यहाँ पे विजुअल बेसिक लिखा होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा सावधानी बरतना। हम क्रिएट करेंगे, जब क्रिएट पे क्लिक करेंगे देन हमारा यहाँ पे आ जाएगा। हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना है क्या, एमवीसी सेलेक्ट करना है, ठीक है। हम ये सिलेक्ट करेंगे और हमारा प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। क्रिएट करने में किसी को इश्यू आए, लेट मी नो, मैं फिर बताऊंगा क्या इश्यू आ रहा है। बोर तो नहीं हो रहा कोई क्लास में? जो हमारा एक ASP.NET का प्रोजेक्ट बनेगी, जब हम क्रिएट करेंगे देन हमारा ऐसा कुछ व्यू आएगा, जिसको हम यहाँ से क्लोज कर देंगे। क्लोज कर दिया हमने। हम व्यू पे जाएंगे, क्या करेंगे, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर ओपन करेंगे, व्यू पे क्लिक करके सॉल्यूशन एक्सप्लोरर दे, ठीक है। ध्यान देना चीज बहुत आगे। तो सॉल्यूशन एक्सप्लोरर पे हमें कुछ चीजें मिलती हैं। यहाँ पे देखो, कंट्रोलर का एक फोल्डर मिल रहा है, एक मॉडल्स का मिल रहा है, एक हमारा इसका व्यूज का मिल रहा है। मिल रहा है 3 फोल्डर, कंट्रोलर, मॉडल्स और व्यूज का। तो यहाँ पे हमारे कंट्रोलर्स होते हैं, जहाँ पे हम कंट्रोल करते हैं और डेटा फ्लो, ठीक है। यहाँ पे हमारी मॉडल क्लासेस, सॉरी ये तो स्किप हो गई। यहाँ पे हमारे इसमें कुछ नहीं है, मॉडल क्लास ये बटी है, तो यहाँ पे मॉडल क्लासेस होती हैं। और ये हमारा क्या होता है, ये हमारा यहाँ पे व्यूज होते हैं। अभी यहाँ पे ये 3 व्यू पहले से क्रिएट हो रखे हैं, ठीक है। अभी हम दिखाएंगे क्या क्या है।
अब यहाँ पे कुछ चीजें होती हैं पहले से हमें डिफाइन होके मिलती हैं। जैसे अभी हम बात कर रहे थे किसकी, राउटिंग की बात कर रहे थे। ये हमारी राउटिंग मैप है, ठीक है। हम ऐप स्टार्ट पे जाएंगे तो रूट कॉन्फिग डॉट सी एस पे डबल क्लिक करेंगे, हमारा रूट कॉन्फिग ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, हमारा स्ट्रक्चर दिखता है जो हमारा यूआरएल कैसा बनेगा, ठीक है। अभी मैं जब प्रोजेक्ट को इसको रन करूं, अगर किसी किसी में यहाँ पे स्टार्ट का ऑप्शन अगर दिखे, ये IIS एक्सप्रेस ना दिखे, सिर्फ स्टार्ट का दिखे, तो देन क्या करना, जो हमारा प्रोजेक्ट का नेम है वहां पे आना, राइट क्लिक करना, सेट आई स्टार्टर प्रोजेक्ट करना, या हम यहीं पे जाके ड्रॉप डाउन पे कॉन्फ़िगर स्टार्टअप प्रोजेक्ट करेंगे, तो वहां पे जो हमारा प्रोजेक्ट का नेम होगा उसको सेलेक्ट करके ओके कर देंगे, तो हमारा IIS एक्सप्रेस दिखने लगेगा। और ये हमारा गूगल क्रोम ब्राउजर है, बाकी आप ब्राउजर चाहे यहाँ से जो चेंज कर सकते हो चेंज कर सकते हो, ठीक है। और हम देन इसको स्टार्ट करते हैं, डबल क्लिक करेंगे, हमारा कोड रन होगा, हमारा व्यू कैसे दिखेगा हम दिखाते हैं। मेरा जब हमारा डिफॉल्ट हम ओपन करेंगे तो ऐसे हमारा ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे कुछ मेन्यू बार दे रखा है, ये होम मेन्यू है, ये हमारा अबाउट अस है, ये हमारा कॉन्टेक्ट अस है, ये कुछ मेन्यू दे रखे हैं। ये कैसे आ रहा है, क्या क्या है, हम समझते हैं। अभी देखो, मैंने जब अबाउट पे क्लिक किया तो यहाँ पे होम, पहले तो ये लोकल होस्ट जो है हमारा डिफॉल्ट आएगा, ठीक है। ये हमारा जो सर्वर होता है, जो हमारे लैपटॉप का सर्वर होता है, ये उसका जो आता है डोमेन नेम जो होता है यहाँ पे आता है। जैसे हम कोई भी वेबसाइट अगर ओपन करते हैं तो वहां पे उसका डोमेन नेम आता है। जैसे ये हमारी वेबसाइट जो है, इसमें HTTPS के बाद में हमारा क्या आता है, www.snps.com.co.in आता है। तो ये जो हमारा ये डोमेन नेम है, ठीक है, इतना डोमेन नेम होता है। तो वैसे ही हमारा जो है ये इतना डोमेन है। डोमेन हमारा कोई, हमने डोमेन तो कोई ले नहीं रखा है पे करके, ठीक है। तो ये हमारा क्या करता है, लोकल होस्ट का, हमारा लोकल सर्वर का जो होता है उसका एक डोमेन बनता है, हर सिस्टम का डिफॉल्ट बनता है, ठीक है। तो वो इतना कॉमन रहता है, https/localhost : और ये इतना जो नंबर है ये चेंज होता है, सबका नंबर ये चेंज होगा, किसी का सेम नहीं होगा। तो इतना ही लोकल होस्ट सभी का बनेगा, ठीक है, यूआरएल। देन हमारा ये होम और ये अबाउट क्या है, हम इसकी बात करते हैं। हमारा कंट्रोलर जो है, कंट्रोलर को हम ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे कंट्रोलर में क्या बने हुए हैं, कुछ मैथ, एक क्लास है हमारी होम कंट्रोलर नाम की, ये हमारा एक नेम स्पेस है नेम स्पेस, ठीक है। और यहाँ पे हम एक नेम स्पेस यूज कर रहे हैं, कौन सा, system.web.mvc। इसके अंदर क्या डिफाइन है, ये अगर हम इसके अंदर जाएंगे
तो ये हमारा एक्शन रिजल्ट है। एक्शन रिजल्ट हमारा क्या करता है, किस टाइप का आउटपुट हमारा आएगा वो डिफाइन करता है। ठीक है, किस टाइप का हमारा मेथड है वो डिफाइन करता है। तो ये किसके अंदर है, ये हमारा सिस्टम डॉट वेब डॉट एमवीसी नेम स्पेस के अंदर है। ठीक है, और ये हमारा जो होम कंट्रोलर है, जितने भी हमारे कंट्रोलर होते हैं वो जब क्रिएट करते हैं तो डिफॉल्ट किसको इनहेरिट करते हैं, एक कंट्रोलर नाम की हमारी प्री डिफाइंड क्लास होती है, उसको इनहेरिट करते हैं। ये कंट्रोलर की एक एब्स्ट्रैक्ट तरह की क्लास बनी हुई है पहले से। ये भी हमारी किसमें डिफाइन है, सिस्टम डॉट वेब डॉट एमवीसी नेम स्पेस में डिफाइन है। ठीक है, ये हमारी क्लास है बनी हुई। ठीक है, जिसको हमारा कोई भी कंट्रोलर होता है डिफॉल्ट वो इसको इनहेरिट करता है, कॉमन कंट्रोलर को। ठीक है, अगर इसको इनहेरिट नहीं करेगा तो काफी चीजें कॉन्फ्लिक्ट करेंगी। देन यहाँ पे हमारे तीन मेथड बने हुए हैं। एक हमारा व्यू सॉरी इंडेक्स बना हुआ है, दूसरा हमारा क्या बना हुआ है, अबाउट बना हुआ है, देन हमारा क्या बना हुआ है, कॉन्टेक्ट कॉन्टेक्ट बना हुआ है। ठीक है, तीन हमारे मेथड बने हुए हैं। इन तीनों मेथड के ये तीनों है रिटर्न व्यू टाइप के, मतलब इन सबका कहीं ना कहीं व्यू होगा। ठीक है, व्यू कहाँ पे है, जिस नाम का जो हमारा कंट्रोलर होता है उसी नाम का इनका, जब भी हम कोई भी कंट्रोलर क्रिएट करेंगे तो उसी नाम का एक फोल्डर बन जाएगा किसके अंदर, हमारा व्यूज के अंदर। अभी मैं अगर इसको क्लोज करता हूं, एक मैं अगर यहाँ पे देखो, एक नया कंट्रोलर क्रिएट करने के लिए क्या करते हैं, जो हमारा कंट्रोलर फोल्डर है वहां पे राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक से जाएंगे ऐड पे क्लिक करेंगे, ऐड पे क्लिक करके कंट्रोलर पे क्लिक करेंगे। मैं बता दूंगा फिर से सारा प्रोसेस, कोई दिक्कत नहीं, परेशान मत होना। देन हम MVC5 कंट्रोलर इनपुटी सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे कोई कंट्रोलर का नाम देंगे, हमने टेस्ट कंट्रोलर दे दिया। ठीक है, कंट्रोलर देखो, जब भी हम कोई कंट्रोलर डिफाइन कर रहे हैं तो हर कंट्रोलर के बाद में जो कंट्रोलर का नेम होगा उसके बाद में कंट्रोलर लिखा होना चाहिए हमेशा। ठीक है, इसे ध्यान रखना। हमने क्रिएट कर लिया और जैसे ही हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे व्यूज फोल्डर में एक इसी टेक्स्ट नाम का एक फोल्डर ऐड हो जाएगा। ये हमारा कंट्रोलर क्रिएट हुआ, ये व्यूज के अंदर एक ही टेक्स्ट नाम का फोल्डर अपने आप क्रिएट हो गया, क्रिएट। और अब यहाँ पे एक इंडेक्स नाम का व्यू एक्शन आ गया डिफॉल्ट। अब मैं चाहूं इस एक्शन के लिए एक यहाँ पे व्यू क्रिएट कर सकता हूं और बताऊंगा व्यू का मतलब क्या है, व्यू कैसे क्रिएट होता है, क्या प्रोसेस सारा होता है। अगर मैंने सिर्फ टेस्टिंग के लिए तुम्हें बता दिया कि ये कंट्रोलर कैसे क्रिएट होता है, जब कंट्रोलर क्रिएट होता है तो उसका व्यू फोल्डर अपने आप क्रिएट हो जाता है। मीन्स ये है कि हर कंट्रोलर का एक अलग अलग डिफरेंट व्यूज होते हैं। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे तीन मेथड बने हुए हैं, तीन एक्शन बने हुए हैं, सारे रिटर्न व्यू टाइप के हैं। ये यहाँ पे तीन व्यू है, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट एंड नॉट। I will install the framework to देन हमारा ये है इंडेक्स फोल्डर। क्या इशू आ रहा है, तो ये हमारे कुछ प्रीडिफाइंड व्यूज थे। जो पहले से में डिफॉल्ट, जब भी आप कोई प्रोजेक्ट बनाओगे तो ये आपको तीन व्यू प्रीडिफाइंड मिलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख रहे होगे कि हम पहले तो ये कुछ व्यूज डिलीट कर देते हैं। एक ही व्यू की बात करते हैं, पहले हमने इन दोनों क्या किया, डिलीट कर दिया, डिलीट हो गए यहाँ से। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको रन करते हैं। अब बनेगी हमारे सिस्टम में एरर। नॉर्मल जो हमारा डिफॉल्ट पेज है वो इंडेक्स है,
और इंडेक्स का नेम आएगा नहीं, अभी गायब हो जाएगा जब इंडेक्स पेज हमारा ओपन होगा। आ गया। अगर हम इसको यहाँ पे ऐसे भी रखेंगे, नहीं भी लिखेंगे, तो भी हमारा होम पेज है वो ओपन हो जाएगा। और जो अबाउट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एरर बन जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने अबाउट जो कि पेज है वो हमने डिलीट कर दिया है। तो यहाँ पे ये एरर बन रही है, द व्यू अबाउट और इट्स मास्टर वॉज नॉट फाउंड और व्यू इंजन सपोर्ट द सर्च लोकेशन। सर्च लोकेशन, जो सर्च लोकेशन थी उसने वहां पे सर्च किया और उसको मिला नहीं। लोकेशन क्या उसने सर्च की? ये हमारा यहाँ पे पाथ है। उसको गया होम जो फोल्डर है, होम फोल्डर में गया, अबाउट में, जो हमारा होम फोल्डर था वहां पे हो गया अबाउट में, और वहां पे उसको अबाउट नाम की कोई फाइल मिली नहीं। जब मिली नहीं तो उसने क्या किया? एरर दे दिया। ठीक है, ये यहाँ पे पाथ दे रहा है, देखो कि व्यू स्लैश होम स्लैश अबाउट में वो गया, उसको मिला नहीं। ठीक है, तो ये हमारी ऐसे सिस्टम में एरर बनती है। अब हम कुछ चीजें और देख लेते हैं। जैसे कि अभी हमारा डिफॉल्ट क्या हो रहा था, कंट्रोलर नेम पहले आ रहा था और जो एक्शन था, ये हमारे एक्शंस हैं, ये एक्शंस बाद में नेम आ रहा था। अगर हम चाहते हैं कि फ्लो चेंज करना तो हम कंट्रोलर यहाँ पे कर दें और एक्शन आगे कर दें। ठीक है, और हम यहाँ पे एक व्यू, जैसे जैसे हमने अभी कंट्रोलर ऐड किया है वैसे ही हम जाके यहाँ पे व्यू फोल्डर में जो हमारा कोई भी फोल्डर है हम वहां पे जाके राइट क्लिक करेंगे, ऐड पे जाएंगे, व्यू पे जाएंगे और हम व्यू पे डबल क्लिक करेंगे, ऐड कर देंगे। यहाँ पे जो व्यू का नाम है हमने व्यू का नाम दिया और ऐड कर दिया। ठीक है, तो हमारा एक व्यू ऐड हो गया। और हम इसको रन करते हैं। अब देखते हैं हमारा जो जो हमारा अभी बन रहा था यूआरएल, होम स्लैश इंडेक्स बनना था, होम स्लैश अबाउट बनना था, वो चेंज होता या नहीं होता है। किसी में और भी टाइम ले सकता है रन करने में, तो परेशान मत होना। अभी मैंने क्लिक किया, अब देखो यहाँ पे होम नहीं बन रहा है, यहाँ पे सिर्फ यूआरएल अबाउट बनना है। अब मैं स्लैश होम स्लैश इंडेक्स लिखूंगा तो एरर आ जाएगी। जैसे मैं यहाँ से होम गायब करूंगा कोई एरर नहीं आएगी। तो हम जो रूट कॉन्फ़िग फाइल है जो हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि यहाँ पे राउटिंग में हम क्या डिफाइन करते हैं? यूआरएल डिफाइन करते हैं। तो वही हम यहाँ पे यूआरएल डिफाइन करते हैं कि हमारा जो यूआरएल पाथ होगा वो कैसा दिखेगा। ठीक है, एक हमने यहाँ पे क्या दिखा है, डिफॉल्ट यूआरएल दे रखा है कि वो होम कंट्रोलर में, और एक्शन कौन सा? इंडेक्स होगा। अगर हम एक्शन यहाँ पे अबाउट कर देंगे तो डिफॉल्ट किस में जाएगा? अबाउट में जाएगा। तो मैं इसको रन करता हूँ। अब वो किसमें गया? अबाउट पेज में गया। गया वो तो हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं कि हमारा डिफॉल्ट पेज कौन सा ओपन होगा, किस कंट्रोलर का कौन सा पेज ओपन होगा। क्लियर है? कुछ चीजें समझ में आ रही कि नहीं? जी सर। ठीक है, तो हमारा ये रूट कॉन्फ़िग डॉट सी एस फाइल होगी। ये सी एस फाइल जितनी भी है सब सी शार्प में बनी हुई है, सब में आज तक से आगे सी शार्प लिखा हुआ है। ठीक है, ये हमारे एक्शन फिल्टर्स होते हैं। अभी हमका इनका यहाँ पे यूज हमें नहीं करना है, जो इनका यूज होगा तो हम बताएंगे। एक्शन फिल्टर्स कुछ टाइप के फिल्टर्स अप्लाई करते हैं कि जैसे हमें ऑथेंटिकेशन लगाना है कि कौन सी चीज, कौन सा फोल्डर कोई कौन का एक्सेस कर सकता है, कौन एक्सेस नहीं कर सकता है, तो वो सारी चीजें हम एक्शन फिल्टर से लगाते हैं। ठीक है, ऑथेंटिकेशन टाइप की जो सिक्योरिटी होती है कि हम चाहते हैं कि जब तक कोई लॉग इन ना कर सके तब तक कोई कुछ कर ही ना सके, पहले वो लॉग इन करेगा देन उसके आगे चीजें सारी बनेंगी। तो वो सारी चीजें हम जो होंगी एक्शन फिल्टर से यूज करते हैं। ठीक है,
फिर बंडल डॉट जो बंडल डॉट वेब कॉन्फ़िग जो होता है, ये हमारी कुछ फाइल्स होती हैं, उनको बंडल करके रखता है। ये क्वेरी जो है, हेलो, हाँ बताओ। सर रूम के लिए, अरे यार भाई कसम से भूल ही गए थे, एक सेकंड में दिमाग में नहीं आया। उस दिन के उस दिन के बाद से 1% दिमाग में आया ही नहीं यार। तो अभी क्या, अभी भी वो होटल लेके रह रहा है क्या? 27 किलो, अबे भाई उसको नंबर दे दो मेरा, ठीक है? उसको नंबर दे दो, मैं फिर देखता हूँ यार। वैसे कल तो मेरे को टाइम रहेगा नहीं, मैं भी भैया के यहाँ से निकल जाऊंगा। अब बाद में तुम पहले बोले आज मेरी छुट्टी थी, आज मैं देख लेता यार, आज तुम ध्यान ही नहीं दिलाया, आज मेरा ऑफ था। हम्म, नहीं यार, कल तो मेरे पास टाइम नहीं रहेगा। देखता हूँ, मैं रूम पार्टनर से बोलता हूँ, अगर कोई दिखता है आसपास तो वो तुमको आता है, ठीक है? नहीं, वो यहाँ पे लखनऊ में है नहीं, वो भी गोरखपुर में है। गो मैं दिल्ली में हूँ ना। सॉरी, दिल्ली में नहीं है वो, सॉरी। सुनो अनुराग, मैं क्लास ले रहा था, मैं तुमको करता हूँ, ठीक है? तुम उसको नंबर मेरा देना, कहना मेरे से बात कर लेगा। ठीक, ठीक, बाय। सॉरी। हम्म, तो जो हमारा ये कुछ बंडल कॉन्फ़िग करता है फाइल्स हमारी, जो उनका, ये हमारी फाइल्स हैं कुछ, इन पे वैलिडेशन कुछ प्रोवाइड करता है, इनको हम थोड़ा सा, जैसे हमारी बंडल डॉट बूटस्ट्रैप है, ये हमारी जो फाइल्स है, ये हमने सारी जितनी भी हैं, जितनी हम जो हमारी एमवीसी फोल्डर जो हमारा वो होता है, प्रोजेक्ट होता है, वो कुछ हमें डिफॉल्ट फाइल्स प्रोवाइड करता है पहले से ही। कौन सी फाइल्स? स्टाइलिंग के लिए कुछ, ये हमारी जावा की कुछ फाइलें हैं, ये स्क्रिप्ट डॉट जे क्वेरी, स्क्रिप्ट डॉट जे क्वेरी का वर्जन, ये उनको हैंडल करता है। स्क्रिप्ट डॉट बूटस्ट्रैप डॉट जेएस, तो ये उनके लिए, तो उनको सारी फाइल्स को बंडल करके उनको सारी चीजें उनकी जो चीजें हैं उनको मेंटेन करने के लिए ये होता है, ठीक है? मैंने वही क्लोज कर दिया। कुछ चीजें अगर अभी नहीं समझ में आएंगी तो बोलना, और अगर तब भी नहीं समझ में आ रही हैं तो वो आफ्टर अ टाइम समझ में आ जाएंगी, ठीक है? ये हमारे जो कंटेंट होता है, कंटेंट में पहले से यहाँ पे कुछ बूटस्ट्रैप की क्लासेस अप्लाई होती हैं, स्क्रिप्ट में पहले से जावा स्क्रिप्ट अप्लाई होती है, बूटस्ट्रैप की और जेक्वेरी की फाइल्स कभी कभी ये वर्क करती हैं, कभी कभी नहीं करती है, तो हमें नई फाइल अपनी यूज करनी होती है, ठीक है? ये एक नॉर्मल स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है? अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है लेआउट। लेआउट तो समझते ही होगे कि कुछ भी हम कोई काम करने जाते हैं तो उसका एक लेआउट बनाते हैं ना, कि वो कैसा दिखेगा, ठीक है? जैसे कोई घर बनता है तो घर का एक नक्शा बनता है, मैप बनता है ना, तो वैसे ही हम जब कोई एमवीसी प्रोजेक्ट बनाते हैं उसका एक लेआउट बनता है, ठीक है? और जो हमसे अभी यहाँ पे कुछ जो प्रोजेक्ट हमारा रन कर रहा है, अब हमने यहाँ पे क्या लिख रखा है? हमने सिर्फ यहाँ पे इस पूरे पेज पे क्या लिख रखा है? क्या लिख रखा है? H2 टैग में सिर्फ क्या लिखा हुआ है? अबाउट लिखा हुआ है। हेडिंग टू टैग में सिर्फ अबाउट लिखा हुआ है। अब लेकिन यहाँ पे ये भी आ रहा है और ये ऊपर से मेन्यू भी आ रहा है। ये कहाँ से आ रहा है? कहीं से आ रहा है ना ये कहाँ से आ रहा है? ये हमारे लेआउट से आ रहा है। लेआउट कहाँ होता है हमारा? लेआउट हमारा जो व्यूज फोल्डर होता है, व्यूज फोल्डर में शेयर्ड नाम का फोल्डर होता है। शेयर्ड नाम के फोल्डर में एक हमारा डिफॉल्ट दो पेज होते हैं, एक लेआउट होता है, एक एरर पेज होता है, ठीक है? हम लेआउट पेज की भी बात करते हैं।
क्या इंस्टॉल मांग रहा है ये? कैन नॉट स्टार्ट अनदर इंस्टेंस। या जिंदगी। तो ये हमारा लेआउट जो हो गया, लेआउट में हम देखते हैं जैसे कि अभी हमारा कोड सिर्फ ये है, और अगर हम इसको इंस्पेक्ट करेंगे तो इस कोड में क्या क्या है वो देखो। इस कोड में क्या है, HTML टैग है, इंस्टॉलर वर्क कर रहा है, तो ये 2 मिनट रुक जाओ। तो लेआउट में बेसिकली होता क्या है, लेआउट में जो हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है जो किसी भी HTML का, तो वो सारा जो स्ट्रक्चर होता है वो हमारा किस में होता है, लेआउट में होता है। हमारा HTML टैग जो है, हमारा जो हेड टैग है, हमारा बॉडी टैग है, जितनी भी हमारी जावा स्क्रिप्ट, जितनी भी हमारी CSS की फाइलें जो होती है, हम यहाँ पे हर पेज पे नहीं लगाते। हमारा एक कॉमन पेज लेआउट होता है, उस लेआउट पे लगाते हैं और पूरे प्रोजेक्ट में एक्सेस करते हैं। ठीक है, तो हमें सिर्फ HTML टैग जो हमारा सारी चीजें हम वो एक पेज पे लिख दिए हैं, फिर बाकी हर जगह हम उसको कॉल करते रहेंगे। वो सॉरी, जो हम पेज जो हम वो बनाते हैं, व्यू ऐड करते हैं, तो उसमें सेल्फ वो ऐड हो जाती है, हमें खुद से मैनुअली ऐड करना पड़ता है। देन वो हम उसको एक्सेस कर सकते हैं ऑटोमेटिकली। वो सारी चीजें जो भी उसमें फाइल्स लिंक हैं, जो भी उस पर कोड लिखा हुआ है, वो सारी चीजें ऑटोमेटिकली हमें मिल जाती हैं। ठीक है, हेलो सुजीत, मैं कॉल करता हूँ, मैं थोड़ी देर में, तुम्हें बैठिएगा। भाई भाई मैं थोड़ी देर में कॉल करता हूँ, थोड़ा सा अभी कुछ काम कर रहा था, बस 15-20 मिनट में। हो जा भाई, हो जा हो जा हो जा। हम्म, अब ये देखो, जो हमारा लेआउट है इसमें क्या क्या है, इसमें हमारा डॉक्यूमेंट टाइप टैग है, देन हमारा HTML टैग है, हेड टैग है, उसके अंदर हमारा बॉडी टैग है, उसके अंदर हमारा नेविगेशन टैग है, मैप टैग है, देन div टैग है, और ये हमारे टैग कुछ क्लोज हो रखे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारी क्या है, कहाँ पे डिफाइन है, लेआउट में। अब ये लेआउट कैसे यूज होता है थोड़ा समझते हैं, कंफ्यूज मत होना। ये स्ट्रक्चर जाना पहचाना लग रहा होगा, HTML टैग, हेड टैग, बॉडी टैग, ये तो देखा हुआ सारी चीजें, कुछ नया नहीं है कि कुछ नया, कुछ नहीं है ना। ये हमारा पेज रन हो गया, हमने अबाउट जो पेज था हमारा, उस अबाउट पेज में हमने क्या लिखा हुआ था, सिर्फ अबाउट लिखा हुआ था। ठीक है, और हमारा एक ये व्यू बैक लिखा हुआ है, व्यू बैक क्या है वो बताते हैं अभी।
हम इंस्पेक्ट करते हैं इसको। पूरा पेज हमने इंस्पेक्ट किया। अब देखो, अब यहाँ पे इस कोड में तो कुछ नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ इतना लिखा हुआ है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पूरा क्लासेस डिफाइन है, सारी है हमारी HTML टैग में, हमारा हेड टैग में मेटा टैग डिफाइन है, टाइटल टैग डिफाइन है, और हमारा जो हमारे लिंक फाइल्स हैं CSS की वो डिफाइन है, जावास्क्रिप्ट डिफाइन है, बॉडी टैग में हमारे नेविगेशन बार डिफाइन है सारा, और हमारा यहाँ पे इस कुछ फाइलें अटैच्ड हैं। सारी चीजें हैं यहाँ पे कि नहीं है, पहले से हैं। ये हमारा एक, इतना हमने सिर्फ ये लिख रखा था, बाकी सारी चीजें अपने आप आ गई। वो अपने आप आई कहाँ से, अपने आप वो आई कहाँ से, लेआउट से। ठीक है, कहाँ से, लेआउट से। लेआउट बेसिकली करता क्या है, हमारा जो लेआउट होता है, लेआउट में एक हमारा रेंडर बॉडी होता है। ये इस रेंडर बॉडी में हम जहां पे रेंडर बॉडी रखते हैं, हमारा जो पेज है, जिस पेज को हमने इससे लिंक किया हुआ है, वो सारा कुछ हमारा यहाँ पे रेंडर करने लगता है। ये रेंडर बॉडी हमारी मेथड है, इसके अंदर है सिस्टम डॉट वेब पेज में। ये हमारा नेम स्पेस इसके अंदर डिफाइंड है पहले से। ये हमारा उसका एक्शन है। तो ये करता क्या है, जो हमारा व्यू पेज होता है, इसमें हमने लेआउट कनेक्ट कर रखा है, ये वाला। ठीक है, तो जो हमारा पेज का सारा कोड होता है, वो कहाँ आ जाता है, वो यहाँ पे आ जाता है। तो इसका मतलब इसलिए लिखा हुआ क्या हुआ है, ये ऐसे कुछ लिखा हुआ है। जो हमारा करंट पेज है, वहां पे देखना कुछ स्ट्रक्चर ऐसा ही होगा। ये हमारा HTML टैग है। फिर हमारा हेड टैग से बात करते हैं। हेड टैग में हमारा कैरेक्टर सेट है, सॉरी मेटा टैग कैरेक्टर सेट है, मेटा टैग नेम है, हमारा कंटेंट टाइप है। ठीक है, टाइटल है हमारा, ये टाइटल है। देन हमारी फाइल्स लिंक्ड है, वो फाइल है हमारी सारी। देन हमारा बॉडी टैग स्टार्ट हो रहा है। बॉडी टैग में हमारा नेविगेशन टैग है, ये हमारा नेव टैग है पूरा, हम इसको छोटा कर देना है अभी। उसके बाद हमारा क्या स्टार्ट हो रहा है, एक डिव स्टार्ट हो रही है। डिव में कौन सी क्लास है, कंटेनर बॉडी अंडरस्कोर कंटेन, कंटेनर बॉडी अंडरस्कोर कंटेन। देन हमारा क्या आ गया, अबाउट। उसके बाद क्या हमारा HR टैग है। पूरा सारा वही है, पूरा फ्लो वही है कि नहीं। तो होता क्या है, जिस भी हम पेज में ये लेआउट लिंक करते हैं, वो जो पेज होता है उसका सारा कोड लाके यहाँ पे रख देता है, और तब वो पेज रन करता है। जैसे कि हमारा होम पेज में हमारा ये सारा मेन टैग है, सारा कुछ मेन टैग में रखा हुआ है। ये सारा कोड जाके ये यहां से लेआउट के रेंडर बॉडी की जगह पे आ जाता है। तो रेंडर बॉडी मतलब यहां से हमारा कोड रेंडर चालू होता है, रेंडर करना चालू होता है। रेंडर मतलब रन करना चालू होता है। तो वो सारा कोड हमारा यहाँ पे आके अलाइन हो जाता है। समझ में आया लेआउट क्या है, रेंडर बॉडी कैसे यूज होता है, रेंडर बॉडी का क्या यूज है। समझ में आया कि नहीं। हेलो, आवाज आ रही है मेरी। हेलो, जी सर, आ रही है। ठीक है, लोग क्लास लेफ्ट कर रहे हैं। स्क्रीन विजिबल है ना। जी सर। ठीक है, तो ये समझ में आया रेंडर बॉडी कैसे वर्क करता है हमारा, जो वी का कोड हमारा कैसे रेंडर बॉडी में, सॉरी इसमें लेआउट में अलाइन होता है। लेआउट क्या है, रेंडर बॉडी क्या है, कैसे वर्क करता है। जी। ठीक है, अब देखो हमारा यहाँ पे ये हमारा जो हमने टाइटल स्टार्टिंग में बताया था कि टाइटल टैग क्या होता है, टाइटल टैग कैसे वर्क करता है। तो यहाँ पे क्या है, टाइटल जो है डायनेमिक है। अभी मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, तो यहाँ पे होम पेज के बाद आ जा रहा है माई ASP.NET एप्लीकेशन, और मैं अबाउट पे क्लिक कर रहा हूँ
तो अबाउट ये आ जा रहा है, ठीक है। लेकिन जो हमारा लेआउट है वहां पे क्या यूज हुआ है, सिर्फ व्यू बैक यूज हुआ है। तो होता क्या एक्चुअली, हर पेज में हमारे जितने भी पेज हैं वहां पे व्यू बैक डॉट टाइटल यूज हुआ है, यूज हुआ है। तो व्यू बैक क्या करता है, व्यू बैक कुछ वैल्यू स्टोर कर लेता है हमारा। व्यू बैक जो है एक टाइप का हमारा समझ लो स्टोरेज यूनिट टाइप का है कि ये वैल्यू स्टोर करता है। अभी यहाँ पे टाइटल लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे एबीसी लिख दूं और इसको सेव कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं जो इंडेक्स पेज है मैं उसको रन करता हूँ। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे ब्लैंक आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है वहां पे। और जैसे ही मैं लेआउट में आके यहाँ पे एबीसी करूंगा, तब यहाँ पे हमारा होम आ जाएगा, होम पेज आ जाएगा। ये आ गया। होम पेज कहाँ से आ रहा है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे लिख दूं माई होम पेज। तो यहाँ पे क्या आएगा, माई होम पेज। तो व्यू बैक हमारा एक टाइप का समझ लो कि शॉर्ट टाइम मेमोरी स्टोर करता है। जो हमारा व्यू बैक डॉट के आगे जो हम नेम देंगे वो वही वैल्यू से हम स्टोर करेंगे और वही से वैल्यू हम गेट करेंगे। हम यहाँ पे देखो, जो हमारा पेज होता है हमारा जो रन करता है हम उसमें ब्रेक पॉइंट लगा सकते हैं। ब्रेक पॉइंट हमारा कुछ ऐसा रेड टाइप का होता है, डॉट होता है। हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, नहीं हो रहा। ऐड नहीं हो रहा। तो यहाँ पे हम जाके जैसे हमें कहीं ब्रेक पॉइंट लगाना है तो वहां जाके डबल क्लिक करेंगे तो एक रेड डॉट आ जाएगा, ये पूरे लाइन पे रेड डॉट आ जाएगा। ये ब्रेक पॉइंट करता क्या है वो हम देखते हैं अभी। तो जब हम ब्रेक पॉइंट लगा लेते हैं इस पर डबल क्लिक करके ब्रेक पॉइंट लगता है और डबल क्लिक करके रिमूव हो जाता है। अब जो यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगाऊंगा तो जब मैं कोड रन करूंगा, इसे मैं इसको दोबारा रिफ्रेश करता हूँ, तो मेरा कोड जो है यहाँ पे आके रुक जाएगा। अब मैं यहाँ पे देख सकता हूँ इसमें क्या वैल्यू है। ये मैं यहाँ पे मैं अगर होवर करूंगा तो मुझे दिखाएगा वी बैक डॉट एबीसी में क्या वैल्यू है। यही वैल्यू मेरी है, मैं इसको यहाँ पे देख सकता हूँ कि ये वैल्यू यहाँ पे है, ठीक है। तो ब्रेक पॉइंट जो होता है हमारा रन टाइम पे क्या वैल्यू आ रही है हम वो डिबग कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे हमारा क्या लिखा हुआ है, डेट टाइम डॉट नाउ डॉट ईयर। अब ये क्या है हमारा, हम एक और ब्रेक पॉइंट लगा लेते हैं और हम कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू किया तो हमारा कोड आके जो दूसरा ब्रेक पॉइंट था वहां पे आके रुक गया। हम यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे क्या दे रहा है, अभी इस ईयर, ये ईयर दे रहा है। तो हमारा डेट टाइम क्या करता है, डेट टाइम हमारा क्या है, एक प्री डिफाइंड क्या है, मेथड है, क्लास है समझ लो, जो हमारा क्या कंटेन करता है, कुछ चीजें कंटेन करता है सर्वर के बेस पे, ठीक है। तो डेट टाइम डॉट नाउ अगर मैं सिर्फ करूंगा, ईयर में अगर हटा दूं, यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे आज का डेट टाइम मिलेगा, अभी का जो 8:36 हो रहा है हमारा, 37 सॉरी 8:37 हो रहा है। तो डेट टाइम नाउ जो हमें अभी का डेट टाइम है वो हमें मिलेगा। अभी 40 सेकंड है, अब मैं दोबारा करूंगा तो 45 सेकंड हो गया। ऐसे करूंगा, जो अभी का करंट टाइम मिल रहा है वो हमें यहाँ पे देता रहेगा, ठीक है। और डेट टाइम नाउ डॉट ईयर अगर हम कर देंगे तो करंट का ईयर है वो हमें दे देगा, ठीक है। तो ये कुछ चीजें डायनेमिकली वैल्यू सेट करने के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा आज का ईयर है, अगर हम इसको एक साल बाद ओपन करेंगे तो यहाँ पे एक साल बाद की डेट आ जाएगी। तो चीजें यहाँ पे डायनेमिकली सेट करने के लिए कुछ चीजें यूज होती हैं। तो जैसे यहाँ पे हमारा व्यू बैक डायनेमिकली सेट हो रहा है और हमारा जो ये तो डायनेमिकली है ही है, तो हमसे डायनेमिकली रहेगा, ठीक है।
सर अभी जो तक टाइमिंग चलता है कुछ कुछ वेबसाइटों में जो टाइमिंग चलता रहता है कि इतने इतने मिनट आपने इस वेबसाइट पे वर्क किया, तो वो कैसे डिफाइन कर सकते हैं? वो जावास्क्रिप्ट से होता है। अच्छा, इससे नहीं, इसमें नहीं कर सकते क्या? देखो होता क्या है कि जो हमारा सी शार्प जो हमारा कोड होता है, सी शार्प का कोड एक बार रन होता है, जो हमारा पेज लोड हुआ और रन हो गया, ठीक है। लेकिन जावास्क्रिप्ट क्या होता है, जावास्क्रिप्ट जो है सिस्टम पे रन करती रहती है, ठीक है। जी। हमें पेज में अगर कोई जावास्क्रिप्ट लिखनी है तो हम यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग लगा के ऐसे लिख सकते हैं। अगर हमें कोई स्टाइल टैग, अगर हम कोई सीएसएस देनी है तो हम स्टाइल टैग लेंगे और यहाँ पे हम स्टाइल दे सकते हैं। जैसे अभी हम H2 टैग जो है हमारा, हम उसको स्टाइल दे रहे हैं कलर रेड, ठीक है। और हम व्यू को रन करते हैं, कलर हमारा रेड हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारा स्क्रिप्ट है, हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन शायद वर्क नहीं करेगा एज आई थिंक, क्योंकि यहाँ पे jQuery शायद लिंक ना हो, एरर दिया होगा, एरर दिया डॉलर नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो हम नॉर्मली क्या है, एक अलर्ट लगा लेते हैं कि हमारी जावास्क्रिप्ट कैसे लिंक करती है। ये हमारा एक एरर अलर्ट आ गया, तो हमारा जावास्क्रिप्ट जो है हम ऐसे पेज पे लगा सकते हैं, ठीक है। हम्म, हम जावास्क्रिप्ट से जो है डेट करंट की ऐसे गेट कर सकते हैं, तो शायद मैंने बताया भी था। हम देते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी हमारी, सॉरी, चलो हम आईडी देते हैं इसको H1, सब भूले तो नहीं हो ना। नो सर। डॉट इनर HTML इक्वल्स टू न्यू डेट, तो हमारी आज की डेट आ गई, ठीक है। और अगर हम सेकंड इसका टाइम चाहते हैं तो टाइमर हम एक लगा सकते हैं, और उसको हमें एक इंटरवल में कॉल कॉल करना होगा जो बार बार उसको कॉल करता रहेगा। तो देखो जावास्क्रिप्ट में क्या होता है, जावास्क्रिप्ट को हम बार बार कॉल कर सकते हैं पेज से, बट जो हमारा सी शार्प का कोड होता है, जो हम यहाँ पे ये डेट टाइम दिखा रहे हैं, सी शार्प का कोड क्या होता है, जो हमारा पेज लोड हुआ, एक बार वो लोड हो गया फिर पेज से गायब होगा, फिर उसको कुछ नहीं कर सकते हो जब तक हमारा पेज दोबारा रिफ्रेश नहीं होगा। तो अगर हम यहाँ पे डेट टाइम दिखाना चाहें भी यहाँ से, अगर हम सिर्फ डेट टाइम डॉट नाउ करेंगे तो ये हमारा जो क्या होगा, डेट टाइम आया, एक बार यहाँ पे आके रुक गया, दोबारा जो रिफ्रेश होगा तब ये अपडेट होगा। बट लेकिन ये जो है, इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम एक सेट इंटरवल में कॉल कर सकते हैं।
ये भी वर्क नहीं करेगा, जावा स्क्रिप्ट का होगा। ये ये देखो, ये अपने आप यहाँ पे कॉल हो रहा है, हो रहा है जी सर। एक इंटरवल में। तो लेकिन अब यहाँ पे हम इंटरवल लगा दे रहे हैं, यहाँ पे इंटरवल हम नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि ये सी शार्प का है, समझे? जी सर। और किसी कोई डाउट है? यहाँ तक आज के लिए मैं सोचता हूँ इतना ही रखूं, क्योंकि ज्यादा हो जाएगा और हो जाएगा। कल हम क्या करेंगे, कल हम डेटाबेस से की कनेक्टिविटी देखेंगे, कैसे हम डेटाबेस से कनेक्ट करते हैं। फिर हम CRUD ऑपरेशन करना देखेंगे, कैसे हम यहाँ से डेटाबेस में वेब, जो हमारा वेबसाइट है, यहाँ से हम वैल्यू कैसे डेटाबेस में इंसर्ट कर सकते हैं। अभी तो हम डेटाबेस में इंसर्ट क्वेरी लिख के कर रहे थे, हम यहाँ से कैसे करेंगे, ठीक है? वो सारी चीजें हम सीखेंगे, ठीक है? सर ये बताइए, ऐसे कोई नया यूजर हम जब वेबसाइट पे अपना नाम, ईमेल और डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स भर के जब सबमिट करता है, हम्म, तो सर्वर में तो उसकी डिटेल्स होती नहीं है, तो फिर हम्म। कैसे क्लियर हो जाता है उन दोनों का काम? तो वो तो इंसर्ट कर रहा है ना उस टाइम पे, तो इंसर्ट करने के टाइम तो इंसर्ट हो ही जाएगा। अच्छा, अब वो तो इंसर्ट होकर उसमें सेव हो जाती है अपने आप। और फिर उसमें हो जाएगा। जब इंसर्ट क्वेरी लिखते हो, इंसर्ट इनटू टेबल नेम, और जो वैल्यूज लिखते जी। हो, तो उसमें वो वैल्यू हाँ। सेव होती है ना। अच्छा, तो मतलब जब तुम कोई फॉर्म सबमिट करते हो किसी वेबसाइट पे, या फिर जी। तुम रजिस्ट्रेशन करते हो, तो रजिस्ट्रेशन का सारा डेटा जाता है, जो तुम सबमिट करते हो फॉर्म, तो सारा जाके डेटाबेस में सेव हो जाता है एज इट इज। अच्छा। हाँ। हम्म। जी सर। और कुछ? नो सर, क्लियर हो गया। किसी कोई और डाउट अभी तक इसमें? अभी हमने व्यूज को सिर्फ डिस्कस किया, हम कंट्रोलर पे नहीं गए हैं। कंट्रोलर क्या है, मॉडल क्लास क्या है, क्या यूज है, भी हम उस पे नहीं गए हैं, ठीक है? तो कल तो आप लोगों का ऑफ रहेगा, प्रैक्टिस करो सारी, और थोड़ा सा जो सी शार्प की सारी चीजें थी, क्लासेस थी, उनको कवर करो, ठीक है? बाकी यूट्यूब पे अपलोड हो गएंगे आई थिंक। अगर सर लोग, एक बार मोनू सर से मैं बात कर लूंगा, या आप लोग, मैं बोल दूंगा, अगर अपलोड हो गएंगे तो मैं लिंक तुम लोगों को दे दूंगा, जो कल जो प्रीवियस क्लासेस थी सी शार्प की, वो, जिसको भी कंफ्यूजन है एक बार उसको देख लेगा, ठीक है? देन हम कल, कल नहीं सॉरी, मंडे को हम स्टोर प्रोसीजर क्या होता है, कैसे यूज करते हैं स्टोर प्रोसीजर, वो बनाएंगे। और हम डेटाबेस का कनेक्टिविटी देखेंगे यहाँ से, कि हम अपने डॉटनेट फ्रेमवर्क जो है वहां से डेटाबेस कनेक्ट कैसे करते हैं। मिस मत करना आप एक भी क्लास मिस करोगे, मैं बता रहा हूं, मैं रिपीट नहीं करूंगा। 5 ही लोग हो, बाकी जो गए हैं वो उनका पर्सनल लॉस है, ठीक है? एक भी क्लास अगर अब मिस करोगे तो गायब हो जाएगा सारी चीजें। कुछ दिन बची हैं, फिर उसका हम प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे। जो सारे इंपॉर्टेंट, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों का काम है ना, उनको साइड कर लो कुछ दिन के लिए, ठीक है? जी सर। कोई इशू, कोई क्वेरी?